दिल्ली के ऊपर आकाश असाधारण रूप से ऊंचा और नीला था। सूखी गर्मी के मौसम की शुरुआत में सुबह की तेज धूप पैरा एसएफ विशेष बल कमांडो के मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर फैल रही थी। कंटीले तारों, संतरी चौकियों और कठोर इमारतों से निकलने वाले तनावपूर्ण माहौल के बीच आज एक असामान्य गर्मजोशी महसूस हो रही थी। यह एक पारिवारिक यात्रा कार्यक्रम का दिन था, एक दुर्लभ क्षण जो साल में केवल कुछ ही बार आयोजित किया जाता था। मैदान के एक तरफ लगे तंबू के नीचे आमंत्रित अधिकांश परिवारों की उपस्थिति समान थी। एक पिता के खुरदुरे हाथ जो लगातार अपने बेटे के कंधे थपथपा रहे थे, एक मां की व्यस्त हरकतें जो मेहनत से तैयार किए गए भोजन को निकाल रही थी, प्रेमिकाओं के युवा चेहरे जो लगातार अपने वर्दीधारी प्रेमियों की तस्वीरें ले रहे थे मानो आश्चर्यचकित हों। उनके कपड़े ऐसे थे मानो उन्होंने वादा किया हो, सरल और विनम्र दिख रहे थे। आरामदायक सूती पैंट, कैनवस के जूते या शांत रंग की जैकेट। हर कोई चुपचाप यह समझता था कि यह स्थान भारत में सबसे कड़े सैन्य अनुशासन वाले संस्थानों में से एक है। इस सामान्य और परिचित दृश्य में एक पूरी तरह से अलग आयाम से एक व्यक्ति ने कदम रखा, आलिया किरण। जब वह संतरी चौकी से गुजरी और मैदान में चली तो पहले से ही हलचल भरी हवा अचानक धीरे धीरे सरसराने लगी, मानो एक तितली अप्रत्याशित रूप से एक साफ सुथरी सैन्य परेड की पंक्तियों के बीच उड़ गई हो। उसकी उपस्थिति ने तुरंत तीक्ष्ण ध्यान आकर्षित किया और साथ ही एक अजीब एहसास भी पैदा किया। उसने हाथी दांत के रंग का रेशमी कुर्ता पहना था जो दूसरी संपद्ध होता धीरे धीरे लहरा रहा था, और काली लंबी पैंट जो शान से उसके शरीर के घुमावों को उभार रही थी। पैंट के नीचे जो उसकी टखनों को थोड़ा दिखा रही थी, ऊंची एड़ी के सैंडल एक खुशमिजाज लय में डामर पर दस्तक दे रहे थे। उसके लंबे बाल धूप में सुनहरे भूरे रंग में चमक रहे थे और उसके गहरे काले चश्मे के पीछे का चेहरा युवा और चिकना लग रहा था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सैन्य अड्डे की धूल और पसीने की विशिष्ट गंध के बजाय जब भी वह चलती, हवा में एक नरम और महंगे फूलों वाले इत्र की सुगंध फैल जाती। हे भगवान, वह कौन है? क्या कोई कलाकार आया है? उसके कपड़े देखो। वह क्या सोचती है कि यह कहां है? वह किससे मिलने आई है? उसका बेटा या उसका भाई? फुसफुसाहट लहरों की तरह फैल गई। अधिकांश आंखों में शुद्ध जिज्ञासा के बजाय असुविधा और सूक्ष्म सतर्कता की भावना अधिक प्रबल थी। उनके स्थान पर जो एक सैनिक के परिवार के रूप में पारिवारिक भावना से बंधे थे, आलिया किरण स्पष्ट रूप से एक बाहरी व्यक्ति, एक घुसपैठिया थी। मानो अपने आसपास की निगाहों की परवाह न करते हुए आलिया ने अपना काला चश्मा थोड़ा नीचे किया, भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा खोज रही थी। कुछ ही देर बाद उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। दूरी में उसने अपने भतीजे सिपाही भीम सतरिया को एक मूर्ति की तरह अकड़कर खड़ा देखा। उसे देखकर वह क्या करे यह समझ नहीं पा रहा था। जब आलिया ने हाथ हिलाते हुए उसका नाम पुकारा तो भीम, जिसे उसके साथियों ने चंचल कोहनी से धकेला था, छोटे छोटे कदमों से भागा। उसका धूप से झुलसा सांवला चेहरा, छोटे बाल और प्रशिक्षण से गढ़ा हुआ मजबूत कद, वह एक सच्चे पैरा एसएफ कमांडो की तस्वीर था। हालांकि एक लाल टोपी वाला सैनिक अपनी चाची के सामने कितना भी महान क्यों न हो, वह केवल एक शर्मीला भतीजा था। मौसी, आप बिना बताए क्यों आ गईं? भीम की आवाज खुशी और भ्रम का मिश्रण लग रही थी। अनजाने में उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, अपनी चाची की ग्लैमरस उपस्थिति और आसपास के लोगों की निगाहों को महसूस करते हुए। उसकी आंखें एक पल के लिए उसकी चाची के सैंडल पर टिक गईं। धूल भरे मैदान की मिट्टी में धांसने के लिए बहुत आदर्श जूते। बेशक मौसी अपने भतीजे को देखने आई हैं। क्या आजकल सब कुछ इतना कठोर है कि मिलने आने के लिए भी पहले रिपोर्ट करनी पड़ती है? आलिया ने भीम के कंधे पर थपथपाते हुए शरारत से मुस्कुराया। फिर उसने स्वाभाविक रूप से भीम का हाथ पकड़ लिया और उसे तैयार की गई कुर्सियों की ओर ले गई। जैसे ही उसे ले जाया जा रहा था, भीम ने अपनी पीठ पर दर्जनों चुभती आंखों को महसूस किया, खासकर जब उसकी आंखें उन वरिष्ठों की तीखी निगाहों से मिलीं जो उसे बहुत पसंद नहीं करते थे। उसका चेहरा गर्मजोशी से जल रहा था। आह मौसी, आप साधारण कपड़ों में क्यों नहीं आई? हालांकि उसने अपने दिल में आहें भरी, भीम अपनी शिकायतें नहीं कह सका। कम उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद आलिया किरण ने ही उसे अपने बच्चे की तरह पाला था।
उसके लिए आलिया माता पिता, सबसे अच्छी दोस्त और दुनिया में सबसे मजबूत सहारा थी। वह ठीक ठीक नहीं जानता था कि उसकी चाची क्या काम करती है। वह केवल स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी चाची सरकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम करती है। बचपन से उसने हमेशा अपनी चाची को एक आत्मविश्वासी, कभी न डगमगाने वाली और एक मजबूत महिला के रूप में देखा था, जो किसी भी कठिनाई के सामने कभी नहीं झुकती थी। लेकिन भीम ने इस तथ्य को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की कि आज वही ताकत उसे बहुत विशिष्ट और अलग दिखा रही थी। जैसे ही वे बैठे, आसपास की फुसफुसाहट और भी स्पष्ट हो गई। लगता नहीं कि वह उस सैनिक की मां है, बहुत छोटी है, जरूर उसकी प्रेमिका होगी। लेकिन ऐसे कपड़ों में सैन्य कार्यक्रम में आना क्या कोई शिष्टाचार नहीं है? सही, जैसे कि वह मुख्य पात्र हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचती। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आलिया सुन सकती थी। हालांकि आलिया एक सुंदर मुद्रा में बैठी रही, अविचलित, मानो किसी सुंदर बगीचे में शास्त्रीय संगीत का आनंद ले रही हो। उसने अपने हैंडबैग से एक छोटी मिनरल वाटर की बोतल निकाली और भीम को दी। धीरे से पूछा, तुम्हारी ट्रेनिंग कठिन है, कोई चोट तो नहीं लगी है ना? कोई बात नहीं मौसी, यहां सब ऐसे ही हैं। फिर भी सावधान रहना होगा, अगर तुम्हें चोट लगी तो मौसी का दिल टूट जाएगा। उस गर्म और सामान्य बातचीत के दौरान असहज निगाहें कम नहीं हुई, और न तो आलिया और न ही भीम को यह एहसास हुआ था कि सबसे तीखी और ठंडी निगाह पूरे कार्यक्रम के प्रभारी व्यक्ति से आ रही थी। उस निगाह का मालिक ग्रुप एक पैरा एसएफ के तहत बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन था। लेफ्टिनेंट कर्नल मंच के बगल में खड़ा था, पूरे कार्यक्रम क्षेत्र को बाज की तरह तेज आंखों से देख रहा था। उसकी साफ सुथरी इस्त्री की हुई वर्दी एक तलवार की धार जितनी ठंडी आभा बिखेर रही थी, और उसका भावहीन चेहरा पैरा एसएफ के आदर्श वाक्य का जीता जागता सबूत लग रहा था। युद्ध के मैदान में असफल होने से बेहतर है कि नाम लेकर घर लौटो। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो औपचारिकता और सैन्य अनुशासन को अपना धर्म मानता था। उसके लिए एक सैन्य अड्डा एक पवित्र स्थान था, और एक सैन्य कार्यक्रम उस पवित्रता पर जोर देने के लिए एक अनुष्ठान था। उसकी आंखों में आलिया की उपस्थिति एक अक्षम्य धब्बा थी, जैसे एक पवित्र वेदी पर स्याही की एक बूंद गिर गई हो। वह महिला कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की भौहें तेजी से तन गईं। पहले तो उसने सोचा कि वह कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर है जिसे यूनिट के प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन सिपाही भीम से घनिष्ठता से बात करते देख वह जान गया कि उसका अनुमान गलत था। सिपाही भीम एक सैनिक जिसे वह कुछ समय से देख रहा था, क्योंकि वह आत्मविश्वास में कमी और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में कमी महसूस कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि भीम सैन्य जीवन में ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। पता चला कि वह इस तरह की महिला के साथ घूमता है। उसने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला। उसके दिमाग में आलिया को तुरंत एक दिखावा करने वाली विचारहीन महिला के रूप में लेबल कर दिया गया, जो सैन्य पवित्रता को धूमिल कर रही थी। उसने मूल्यांकन किया कि एक सैनिक के परिवार में जो विनम्रता और शालीनता होनी चाहिए, वह आलिया में बिल्कुल भी नहीं पाई गई। भड़कीले कपड़े, भारी मेकअप और एक ऐसा रवैया जो न केवल आत्मविश्वासी था बल्कि अभिमानी भी लग रहा था, सब कुछ उसके दिल को परेशान कर रहा था। लेफ्टिनेंट हरदीमन ने फैसला किया कि वह उस महिला को कार्यक्रम की गरिमा को कम करने, दूसरे परिवारों पर बुरा प्रभाव डालने और अंततः सैन्य अनुशासन को नुकसान पहुंचाने देगी। उसने अपने एक अधीनस्थ अधिकारी को अस्थायी कमान सौंपी और मंच से नीचे उतरा। मैदान की जमीन पर उसके जूतों की आवाज बहुत भारी और डरावनी लग रही थी। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, उस विदेशी तितली के पंख तोड़ना। जैसे ही वह आलिया और भीम के पास पहुंचा, उनके आसपास का शोर तुरंत गायब हो गया। सभी ने अपनी सांसें रोक लीं, आने वाले तूफान का पूर्वाभास महसूस कर रहे थे। अपने बटालियन कमांडर को पास आते देख भीम का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। सावधान सिपाही भीम सतरिया। भीम ने जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाकर सलामी दी, जैसे कि वह कोई दोषी हो। हालांकि लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की नजर भीम पर नहीं थी। उसकी ठंडी और अपमानजनक निगाह सीधे आलिया पर टिकी थी, जो अभी भी शान से बैठी उसे देख रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की उपस्थिति ने तुरंत उनकी मेज के आसपास की हवा को जमा दिया। मानो भीम की गगनभेदी सलामी न सुनी हो
उसने केवल आलिया की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। उसकी आंखें एक पूछताछकर्ता की तरह थीं, जो एक विद्रोही सैनिक से पूछताछ कर रहा हो, तीक्ष्ण और ठंडी। आलिया ने उस निगाह से परहेज नहीं किया। उसने उसका सीधे सामना किया। वह अपनी कुर्सी से नहीं हिली। इसके बजाय बैठे बैठे उसने अपना शरीर सीधा किया और धीरे धीरे अपने काले चश्मे उतारे, उन्हें मेज पर रख दिया। जैसे ही काले चश्मे के पीछे छिपी उसकी आंखें पूरी तरह से सामने आईं, लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। उसके युवा दिखने वाले चेहरे के विपरीत उसकी आंखों में समय की गहराई स्पष्ट और शांत झलक रही थी। उस शांति के भीतर एक ठोस कोर छिपा था जो किसी भी धमकी से नहीं हिलेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने अपनी क्षणिक हैरानी छिपाई और एक और अधिक आधिकारिक आवाज निकाली, सिपाही भीम, तुम्हारे बगल में यह कौन है? उसने जानबूझकर आलिया को नजरअंदाज किया और भीम से पूछा। आलिया के अस्तित्व को नीचा दिखाने का एक स्पष्ट इरादा उसे बातचीत का विषय न मानकर भीम ने ठंडे पसीने के साथ बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। सावधान कमांडर, यह मेरी मौसी है, मौसी। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने आलिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उपहास किया। उसकी निगाहें खुले तौर पर उसके शरीर के घुमावों का पता लगा रही थीं। उस अशिष्ट निगाह में मौसी शब्द पर अविश्वास और एक गाढ़ा अपमान निहित था, मानो कह रहा हो, यह किस तरह की महिला है? ओह मौसी, नमस्ते। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन हूं, आज के कार्यक्रम का प्रभारी। उसने केवल आलिया की ओर एक सरसरी निगाह डाली, लापरवाही से अपना परिचय दिया। फिर वह सीधे मुद्दे पर आया। देखिए मैडम, उसने जानबूझकर मैडम शब्द का इस्तेमाल किया जो दूरी का संकेत देता है, मौसी नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि आज आपके कपड़े थोड़े ज्यादा हैं? यह कोई नाइट क्लब या पार्टी नहीं है। यह भारतीय गणराज्य का एक सैन्य अड्डा है और इससे भी बढ़कर यह पैरा एसएफ का मुख्यालय है, जो देश की सुरक्षा का अग्रिम मोर्चा है। क्या आपको इस पवित्र स्थान के लिए उपयुक्त न्यूनतम शिष्टाचार नहीं दिखाना चाहिए? उसकी आवाज विनम्र लग रही थी, लेकिन उसकी सामग्री एक खंजर की तरह तेज थी, इतनी जोर से कि आसपास के सभी लोग सुन सकें। तुरंत सभी की आंखें फिर से आलिया पर केंद्रित हो गईं। अब उनकी निगाहों में केवल जिज्ञासा या असुविधा नहीं थी, बल्कि निंदा का एक शेड भी घुलने लगा था, मानो वे लेफ्टिनेंट कर्नल की बातों से सहमत हों। भीम ने होठों को काटते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। वह चाहता था कि वह उसी क्षण बेहोश हो जाए, लेकिन आलिया ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने एक नरम लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं कमांडर साहब के इरादे को समझती हूं, लेकिन मेरे अनुसार मैं आज इस कार्यक्रम के लिए एक विनम्र और सम्मानजनक पोशाक में आई हूं। सम्मानजनक? लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन अविश्वास में व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। ऐसा लगता है कि आपके सम्मान का मानक सामान्य ज्ञान से थोड़ा अलग है। दूसरे परिवारों को देखो, वे सभी साफ सुथरे और साधारण कपड़ों में आए हैं। यही सेना और सैनिकों के परिवारों के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। लेकिन आपके कपड़े देखो, क्या ऐसा नहीं लगता कि आप ध्यान का केंद्र बनना चाहती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की उपस्थिति दूसरे सैनिकों और परिवारों के साथ एक खाई पैदा कर सकती है और इस कार्यक्रम के सार को धुंधला कर सकती है? उसकी बातें बहुत चालाक थीं। उसने आलिया के कपड़ों के स्वाद के मुद्दे को एक स्वार्थी कृत्य में बदल दिया, जो समुदाय के सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। उसके पास बैठे कुछ परिवार सिर हिलाने लगे। जो लोग शुरू से ही आलिया की विलासिता से असहज महसूस कर रहे थे, अब उन्हें लगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने उनके दिल की बात कह दी है और अनजाने में वे उसके पक्ष में हो गए हैं। आलिया एक पल के लिए चुप हो गई। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन के चेहरे और उसके पीछे के लोगों को देखा जो सहमति की निगाहें दे रहे थे। फिर उसने फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन को देखा। कमांडर साहब, मेरा इरादा बिल्कुल भी खाई पैदा करने या कार्यक्रम के सार को धुंधला करने का नहीं था। मैं केवल अपने भतीजे के लिए अपना सबसे अच्छा और सबसे सुंदर रूप दिखाना चाहती थी, जिससे मैं बहुत समय से नहीं मिली थी। यही मेरा परिवार के प्रति शिष्टाचार और सम्मान दिखाने का तरीका है। मुझे नहीं लगता कि सेना के प्रति सम्मान, जिसका आपने उल्लेख किया है, हमेशा एक समान कपड़ों के माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिए। उसका खंडन तार्किक था और उसकी आवाज में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। इसके बजाय यह उसके सतही पूर्वाग्रह के खिलाफ एक विनम्र फटकार जैसा लगा, जिसने लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन का चेहरा लाल कर दिया। उसे अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि उसके अधिकार को एक नागरिक और उससे भी बढ़कर एक युवा महिला ने चुनौती दी थी।
आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, लेकिन यह सेना है। सेना वह जगह नहीं है जहां आपके जैसे नागरिकों का तर्क और सामान्य ज्ञान लागू होता है। यहाँ के नियम और औपचारिकताएं हमारे वरिष्ठों के खून और पसीने से बनी है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से आंक और माप सकें। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की आवाज ऊंची होने लगी। वह अपना आपा खोने लगा था। उसने सोचा कि उसे इस महिला को सबक सिखाना होगा। उसे सीधे सैन्य अधिकार को चुनौती देने के परिणामों को दर्दनाक रूप से महसूस कराना होगा। उसने अपना लक्ष्य भीम की ओर मोड़ दिया, जो उसके बगल में बेचैन खड़ा था। सिपाही भीम, सावधान। अब मुझे पता चला कि तुम कभी भी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करते और हमेशा खोए खोए से क्यों दिखते हो। अगर घर में कोई ऐसा वयस्क है जो सेना को इस तरह कम आंकता है, तो तुम्हारी सैन्य भावना कैसे सही ढंग से विकसित हो सकती है। यह एक स्पष्ट व्यक्तिगत हमला था, एक कायरतापूर्ण कार्य जिसने भतीजे को अपनी चाची पर हमला करने के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। भीम के चेहरे से रंग उड़ गया। अपने सैन्य जीवन की खराब छवि की तुलना में यह तथ्य कि उसकी चाची को उसकी वजह से यह अपमान झेलना पड़ रहा था, कहीं अधिक दर्दनाक महसूस हुआ। कमांडर, ऐसा नहीं है। मौसी, मैं वैसी नहीं हूं। भीम ने खुद को खंडन करने के लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार आलिया के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसके भतीजे को छूना उस अंतिम सीमा को पार करने वाला कार्य था जिसे उसने निर्धारित किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन, आलिया ने उसे पुकारा। इस बार उसने जानबूझकर केवल रैंक और नाम का उल्लेख किया, पहले की तरह कमांडर साहब नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने उस सूक्ष्म परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह आलिया की आवाज में ठंडक को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मेरे व्यक्तिगत अपमान को मैं सह सकती हूं, लेकिन आपको मेरे भतीजे सिपाही भीम की सैन्य भावना का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। भीम किसी से भी ज्यादा जिम्मेदार और मेहनती लड़का है। आप उसके बारे में क्या जानते हैं कि आप उसे अपनी मर्जी से आंकने की हिम्मत कर रहे हैं? हाँ, अधिकार। मैं उसका कमांडर हूं। सदस्यों की स्थिति का मूल्यांकन और सुधार करना मेरा कर्तव्य और अधिकार है। इसके बजाय आपको किस अधिकार से सेना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? आप हैं कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की गुस्से भरी निगाहें एक बार फिर आलिया के शरीर पर घूमी। शानदार कपड़े, युवा और सुंदर उपस्थिति और सैन्य अधिकार के प्रति न झुकने वाला एक साहसी रवैया, यह सब उसके दिमाग में एक विकृत निष्कर्ष में विलीन हो गया। उसने एक अपमानजनक मुस्कान दी और इतनी जोर से आवाज में कि हर कोई सुन सके, उसने एक वाक्य कहा जो उसके पूरे सैन्य करियर को, यहां तक कि उसके पूरे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे कपड़े पहनने और बात करने के तरीके को देखते हुए, क्या तुम दिल्ली के किसी नाइट क्लब से आई हो? ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर यहां अमीर शिकार की तलाश में आई हो, लेकिन तुमने गलत जगह चुनी है। यह वह जगह नहीं है जहां तुम जैसी महिलाएं अपनी मर्जी से आ जा सकती हैं। तुरंत दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गईं। नाइट क्लब की महिला, वह बेहद अपमानजनक शब्द पूरे मैदान में गूंज गए। कुछ लोगों ने हैरानी से अपना मुंह ढंक लिया, जबकि दूसरे हंस पड़े मानो कोई दिलचस्प तमाशा हो रहा हो। भीम के रोके हुए आंसू आखिरकार छलक पड़े। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका शरीर कांप रहा था। वह भागकर लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन को मारना चाहता था, लेकिन एक सैनिक के रूप में उसकी स्थिति ने उसे लोहे की जंजीरों की तरह रोक लिया। सब लोग आलिया की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। क्या वह रोएगी, गाली गलौज करेगी या शर्म से चली जाएगी? लेफ्टिनेंट हरदीमन को यकीन था कि उसकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, वह पूरी तरह से जीत चुका है। लेकिन आलिया की प्रतिक्रिया ने उनके सभी अनुमानों को पार कर दिया। वह न तो रोई और न ही चिल्लाई। इसके बजाय उसने लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन को पहले से कहीं अधिक गहरी खामोशी से देखा। उसकी भावनाओं को न पढ़ पाने वाली निगाहों के सामने पहली बार लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने एक अजीब बेचैनी महसूस की, मानो उसने किसी नाजुक तितली को नहीं, बल्कि एक गहरी गुफा में सोए हुए विशालकाय अजगर को परेशान कर दिया हो। आलिया धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके सैंडल ने उसकी ऊंचाई को लगभग लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन के बराबर कर दिया। एक धीमी लेकिन किसी भी चीख से ज्यादा स्पष्ट और डरावनी आवाज में उसने अपना मुंह खोला। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन, आप निश्चित रूप से अपनी हालिया बातों पर पछताएंगे। पछतावा?
मुझे क्यों पछताना पड़ेगा? लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने आलिया की चेतावनी का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। उसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के प्रतीक पर पूरा भरोसा था जो उसके कंधों पर मजबूती से लगा हुआ था। एक नागरिक महिला जो एक वेश्या की तरह दिखती थी, उसे धमकाने की हिम्मत कर रही थी। यह स्थिति बहुत ही हास्यास्पद लग रही थी। सेना का अपमान करने वाली और एक अधिकारी के साथ अशिष्ट व्यवहार करने वाली तुम हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें अभी सैन्य पुलिस को सौंप सकता हूं, अड्डे की व्यवस्था को भंग करने के आरोप में। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसे और दबाया। उसे लगा कि उसे सार्वजनिक रूप से इस महिला की भावना को पूरी तरह से तोड़ना होगा। वह दूसरे परिवारों और सैनिकों को दिखाना चाहता था कि सैन्य अधिकार कितना डरावना होता है। हालांकि आलिया उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरी। उसके चेहरे पर अब डर या गुस्सा नहीं था, बल्कि दया और अपमान का एक अजीब मिश्रण था, जैसे एक वयस्क का भाव जो एक छोटे बच्चे की अजीबोगरीब धमकी देख रहा हो। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन, तुम दो बड़ी गलतियां कर रहे हो। उसकी बातचीत का लहजा अचानक अधिक आधिकारिक हो गया, लगभग एक वरिष्ठ से एक अधीनस्थ की तरह। कुछ वरिष्ठ एनएसईओ जिन्होंने इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस किया, उन्होंने अनजाने में अपना थूक निगल लिया। पहला, तुम्हारा घमंड जो हर चीज को जो दिखता है उससे आंकता है, और दूसरा, तुम्हारी मूर्खता जो तुम्हें दी गई शक्ति का इस तरह उपयोग कर रही है जैसे कि यह तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति हो। क्या तुमने क्या कहा? यह महिला पागल हो गई है। लेफ्टिनेंट हरदीमन अविश्वास के कारण कुछ कह नहीं सका। वह तुरंत संतरी चौकी पर चिल्लाना चाहता था कि इस महिला को बाहर निकाल दिया जाए। उस समय भीम, जो अपने आंसू रोक रहा था, ने आलिया की कमीज की आस्तीन खींची। मौसी, कृपया कृपया रुक जाओ, यह मेरी गलती है, चलो यहां से चलते हैं। हाँ, भीम ने विनती की। यह डर कि अगर यह मामला बढ़ा तो न केवल उसका सैन्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, बल्कि उसकी चाची को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसे घेर लिया। एक बटालियन कमांडर से नफरत करने वाले सैनिक का भाग्य बहुत भयानक होगा, यह स्पष्ट था। वह इस अपराध बोध के कारण अपना सिर नहीं उठा सकता था कि यह सब उसकी वजह से हुआ। आलिया ने धीरे से अपने भतीजे का कांपता हुआ हाथ पकड़ा। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और पहले से कहीं अधिक नरम और गर्म आवाज में कहा, भीम, चिंता मत करो, मौसी सब कुछ संभाल सकती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था। यह कोई खोखली धमकी या हठ नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति का पूर्ण विश्वास था जो स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और मानो उसे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत साफ सुथरे तरीके से ठीक हो जाएगा। अपने भतीजे को शांत करने के बाद आलिया फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन का सामना करने के लिए मुड़ी। उसने अपने बैग से अपना फोन निकाला। उसकी इस हरकत ने लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन को और भी हैरान कर दिया। तुम क्या कर रही हो? किसी को शिकायत करने के लिए फोन कर रही हो? तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे तुम्हारे पास कोई बड़ा सहारा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यह कहां है। अपनी मर्जी से फोन कर रही हो। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की बात खत्म होने से पहले आलिया ने जानबूझकर उसके चेहरे के ठीक सामने कॉल बटन दबाया। उसने एक स्पीड डायल नंबर का इस्तेमाल किया जो केवल एक व्यक्ति से जुड़ा था। रिंगटोन 2 बार से ज्यादा नहीं बजी। हेलो, मैं बोल रही हूं। आलिया के मुंह से निकला पहला शब्द बहुत संक्षिप्त था। केवल उसकी आवाज के लहजे से बातचीत करने वाले के साथ उसके पदानुक्रमित संबंध स्पष्ट थे। जनरल बुद्धि, आप अभी कहां हैं? ओह, दिल्ली के पास। बहुत अच्छा, मैं अभी आपके क्षेत्र के एक अड्डे के अंदर हूं। एक मामला है जिसे आपको सुलझाना होगा। पैरा एसएफ मुख्यालय। हाँ, यहां आओ और लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन को खोजो। जब आप आएंगे तो आपको स्थिति का पता चल जाएगा। 10 मिनट के भीतर आने की कोशिश करो। नहीं, 5 मिनट। उसने केवल एक तरफा अपनी जरूरतें बताईं और तुरंत फोन काट दिया। कॉल 30 सेकंड भी नहीं चली। जनरल बुद्धि लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की तलाश में है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर जम गया है। उस संक्षिप्त बातचीत की सामग्री सुनकर जनरल शब्द उसके कानों में तेजी से चुभ गया, लेकिन उसने शांत रहने का नाटक करने की कोशिश की और जोर से हंसा। हाँ, तुम अभिनय कर रही हो, है ना? तुमने कहां से अभिनेता किराए पर लिया? जनरल बुद्धि, क्या तुम्हें लगता है कि भारत में बुद्धि उपनाम वाले केवल 1 या 2 जनरल हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक फोन से उस स्तर का कोई व्यक्ति यहां आएगा?
क्या तुम्हें लगता है कि यह एक सार्वजनिक शिकायत कार्यालय है? उसे यकीन था कि आलिया डर के मारे झूठ बोल रही थी। किसी भी तरह यह अतार्किक था। एक युवा और ग्लैमरस महिला सीधे एक जनरल को फोन कर सकती है और यहां तक कि उसे आने का आदेश दे सकती है। यह अकल्पनीय था। मैं इस कार्यक्रम का पूर्ण प्रभारी हूं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक उसी समय जब लेफ्टिनेंट हरदीमन ने एक बार फिर अपने अधिकार पर जोर दिया, अड्डे के बाहर से एक धीमी आवाज ने उसकी चीख को डुबो दिया। जो आवाज पहले एक थी, वह 2 और फिर 3 हो गई। यह किसी सामान्य वाहन के इंजन की आवाज नहीं थी, बल्कि एक भारी और डरावनी आवाज थी जो एक अलग स्तर की थी। कई वाहन तेज गति से अड्डे के पास आ रहे थे और उस आवाज के बीच कभी कभी बजने वाले सायरन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। वह आवाज जो उच्चतम स्तर के एस्कॉर्ट का संकेत देती है, जो आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अड्डे के अंदर कभी नहीं बजेगी। मैदान में सभी लोगों की आंखें एक साथ संतरी चौकी की ओर मुड़ गईं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने भी चिंतित भाव से आवाज की दिशा में देखा। चौकी पर पहरा दे रहे सैन्य पुलिसकर्मियों की हरकतें अचानक व्यस्त हो गईं। दूर से रेडियो के फाट की एक दूर हरदीमन की आंखें दूरदर्शन माध्यम से आपातकालीन रिपोर्टें दी जाती हुई दिखाई दे रही थीं। क्या हुआ? क्या हो रहा है? लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने पास के एक अधिकारी पर चिल्लाया। स्थिति की जांच करने के लिए दौड़ा हुआ अधिकारी पीले पड़े चेहरे के साथ वापस आया। कमांडर, कमांडर, खतरा है। खतरा क्यों? ठीक से रिपोर्ट करो। रिपोर्ट। सेना मुख्यालय से एक काफिला आया है और सेना के उप प्रमुख, उप सेना प्रमुख सीधे आए हैं। क्या? उप सेना प्रमुख? लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की आंखें पूरी तरह फैल गईं। सेना के उप प्रमुख, एक 3 सितारा जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल, जो भारतीय सेना की कमान संरचना में सर्वोच्च रैंकों में से हैं। पैरा एसएफ के कमांडर नहीं, न ही सेना प्रमुख, बल्कि सेना में सर्वोच्च नेतृत्व में से एक इस छोटी बटालियन के कार्यक्रम में बिना किसी सूचना के आए। क्यों? किस लिए? उसका दिमाग खाली हो गया। क्या यह एक औचक निरीक्षण था या कोई गंभीर सैन्य स्थिति थी जिसके बारे में वह नहीं जानता था? उसके दिमाग में हजारों विचार कौंध गए। उस समय उसके पीछे से एक बहुत ही शांत और सपाट आवाज आई। लगता है वे पहुंचने वाले हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन एक मशीन की तरह कठोर हरकत से मुड़ा। आलिया किरण, वह महिला चौकी की ओर बिना किसी हलचल के देख रही थी। सरवारी बाती हो, वह महिला चौकी हो, मानो उसे यह सब शुरू से ही पता था। यहां तक कि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी। उस पल लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन पर हावी घमंड और गुस्सा बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी जगह एक जबरदस्त डर ने ले ली, एक भयानक पूर्वाभास कि उसके सामने की महिला, वह महिला जिसे उसने एक वेश्या के रूप में अपमानित किया था, शायद इस अकल्पनीय स्थिति से जुड़ी हुई थी, उसकी पीठ पर रेंग गया। नहीं, यह संभव नहीं है। यह केवल एक संयोग होना चाहिए। उसने हताश होकर वास्तविकता को नकारने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल पहले से ही अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था। टायरों की तेज चीख के साथ एक काले कमांडो कार के नेतृत्व में वाहनों का एक काफिला मैदान में घुस आया। सामने वाले वाहन की नंबर प्लेट के बगल में 3 चांदी के सितारे तेज चमक रहे थे। सब कुछ रुक गया। समय, हवा, यहां तक कि लोगों की सांसें भी। केवल एक बहरा कर देने वाली खामोशी ने मैदान को भर दिया। तूफान आखिरकार आ गया था। समय मानो रुक गया था, या यूं कहें कि समय चलता रहा, लेकिन उस मैदान के सभी जीव मानो उसके प्रवाह से बाहर फेंक दिए गए हों। काली कमांडो कार की नंबर प्लेट के बगल में लगे 3 चांदी के सितारे सूरज की रोशनी को ठंडक से परावर्तित कर रहे थे। उस छोटे से धातु के टुकड़े से निकलने वाला दबदबा इतना पूर्ण था मानो वह मैदान की पूरी हवा को निर्वात में संपीड़ित करने में सक्षम हो। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले अंगरक्षक थे। काली सेडान और 3 सितारा कमांडो कार का अनुसरण करने वाली एस्कॉर्ट जीप के दरवाजे लगभग एक साथ खुले, लेकिन बिना किसी आवाज के। जैसे ही दरवाजे खुले, साफ सुथरी वर्दी में सजे अधिकारी और एनएसओ तेजी से बाहर निकले। वे एक साथ चले, मानो सब कुछ व्यवस्थित हो। कुछ ने कमांडो कार के चारों ओर एक सतर्क गठन बनाया, कुछ ने अपनी तेज आंखों से पूरे कार्यक्रम क्षेत्र का निरीक्षण किया। उनकी निगाहों में कोई भावना नहीं थी, केवल कर्तव्य के प्रति जागरूकता और चाकू की तरह तेज स्थिति का विश्लेषण था।
वे केवल साधारण सहयोगी नहीं थे, वे सेना मुख्यालय के कुलीन वर्ग थे। भारतीय सेना के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ दिमाग, उनमें से प्रत्येक में एक इकाई कमांडर के बराबर क्षमता थी। उनके द्वारा प्रसारित डरावनी आभा ही परिवारों, यहां तक कि जीवन भर सेवा करने वाले करियर सैनिकों के लिए भी सांस लेना मुश्किल बनाने के लिए काफी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने उस दृश्य को खाली भाव से देखा। उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो, वह यहां क्यों है? मैंने अफवाहें सुनी थी कि वह पैरा एसएफ का निरीक्षण करेंगे, लेकिन उनके लिए बिना किसी सूचना के बटालियन के कार्यक्रम में आने का कोई कारण नहीं है। यह कुछ ठीक नहीं है। मैं जरूर कोई बुरा सपना देख रहा हूं। उसने हताश होकर वास्तविकता को नकारने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पहले से ही एक सैनिक की सहज प्रवृत्ति के अनुसार चल रहा था। सभी सावधान, सेना के माननीय उप प्रमुख के लिए सलामी शस्त्र। उसकी आवाज डर के मारे फटी और कर्कश थी। हालांकि वह चीख मैदान की खामोशी को तोड़ने वाला संकेत बन गई। जो सैनिक पहले लापरवाह थे, वे चौंक गए और अनजाने में सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। परिवार भी अकड़कर खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैदान एक पल में एक विशालकाय परेड अभ्यास के मैदान में बदल गया। हरदीमन ने अपने कांपते पैरों को कमांडो कार के सामने दौड़ने के लिए मजबूर किया। इस स्थिति से निपटने का केवल एक ही तरीका था, सेना के सबसे बुनियादी सिद्धांत का पालन करना, पहले वरिष्ठ कमांडर को रिपोर्ट करना और आदेशों की प्रतीक्षा करना। उसे किसी तरह उप सेना प्रमुख का सीधे सामना करना था, ताकि यह दिखाया जा सके कि स्थिति उसके नियंत्रण में है। जरूरी, लेकिन मानो उसकी हताश कोशिशों पर हंसते हुए कमांडो कार का पिछला दरवाजा नहीं खुला। जैसे कि मुख्य पात्र मंच के पीछे अपनी सांस रोके हुए हो, सबसे नाटकीय क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। वे कुछ सेकंड हरदीमन के लिए हमेशा के लिए लग रहे थे। दूसरी ओर आलिया किरण ने शुरू से अंत तक पूरे दृश्य को शांति से देखा। उसने नीचे उतरे अंगरक्षकों में से कुछ चेहरों को पहचाना। युवा अधिकारी जो कुछ साल पहले उसके साथ काम कर चुके थे, जब वह अभी भी सेना मुख्यालय में थी। अब वे भरोसेमंद मध्यम श्रेणी के अधिकारी बन गए थे। आलिया ने उस पल को नहीं छोड़ा जब सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक मेजर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसकी आंखें उससे मिलीं। मेजर भ्रमित था, क्योंकि वह सलामी नहीं दे सकता था या जल्दी से अभिवादन नहीं कर सकता था। कर सकता था। उसने जल्दी से अपनी निगाहें हटा ली। आलिया मन ही मन मुस्कुराई। वह बच्चा बहुत बड़ा हो गया है। उसकी शांत मुद्रा भीम के बिल्कुल विपरीत थी, जो पीले पड़े चेहरे के साथ बेचैन खड़ा था। भीम इस स्थिति पर विश्वास नहीं कर सकता था। उप सेना प्रमुख, एक आसमान जितना ऊंचा व्यक्ति जिसे वह केवल टीवी समाचारों में देख सकता था, उसके सामने क्यों आया? और उसकी चाची इतनी शांत क्यों थी? क्या यह संभव है कि उसकी चाची का कृत्य एक बड़ी गलती थी कि उसे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा सीधे आना पड़ा? सबसे बुरा परिदृश्य भीम के दिमाग में घूम रहा था। उसी समय क्लिक, कमांडो कार के पिछले दरवाजे के हैंडल के हिलने की आवाज असाधारण रूप से तेज सुनाई दी। धीरे धीरे भारी दरवाजा बाहर की ओर खुलने लगा। जमीन पर सबसे पहले कदम रखने वाले पूरी तरह से चमकदार काले लड़ाकू जूते थे, जिन पर धूल का एक भी कण नहीं था। फिर एक मजबूत और सुडौल पैरों की जोड़ी दिखाई दी और अंत में एक आदमी नीचे उतरा और पूरी तरह से दिखाई दिया। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो की उम्र 50 के दशक की शुरुआत में लग रही थी, लेकिन उनके कंधे किसी भी 20 वर्षीय सैनिक से अधिक चौड़े और मजबूत थे। उनकी साफ सुथरी वर्दी उनके बिना चर्बी वाले शरीर को ढांक रही थी और उनकी छाती पर लगे दर्जनों प्रतीक और सेवा पदक उनके सैन्य करियर की कठिन यात्रा की कहानी कह रहे थे। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अधिक प्रभावशाली बनाती थी, वह उनकी आंखों की निगाह थी। एक कमांडर की आंखें, जिसने अनगिनत रणनीतियों और अभियानों की योजना बनाई थी और हजारों लोगों के भाग्य का निर्धारण किया था। वे आंखें हालांकि नरम दिख रही थीं, एक गहराई और तीक्ष्णता का संचार कर रही थीं, जो मानो सब कुछ भेद सकती हो। जैसे ही वह कार से नीचे उतरे, लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो ने एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जल्दी से पूरे मैदान का निरीक्षण किया। जैसे एक उच्च प्रदर्शन वाला रडार युद्ध के मैदान का निरीक्षण कर रहा हो, उनकी निगाह ने एक पल में उस स्थान की स्थलाकृति, कर्मियों और माहौल को समझ लिया। रिपोर्ट,
लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने सलामी देते हुए पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने पूरी कोशिश की कि जनरल की पहली नजर उस पर पड़े। बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन मुख्यालय में उप सेना प्रमुख के दौरे की रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो ने उसे देखा तक नहीं। उसने हरदीमन की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वह सड़क के किनारे का शोर हो। उसकी निगाहें पहले से ही मैदान के बीच में एक व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। वह व्यक्ति जिसने उसे इस स्थान पर बुलाया था। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो चलने लगे। वह उन अधिकारियों और सैनिकों के पास से गुजरे जो उसे सलामी दे रहे थे, जैसे कि वे अदृश्य हों। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। टैप टैप टैप। केवल उसके लड़ाकू जूतों की जमीन पर चलने की आवाज ही उस घातक खामोशी पर हावी थी। लोगों ने अनजाने में रास्ता बना दिया, जैसे मूसा का चमत्कार। किसी ने भी भारतीय गणराज्य के 3 सितारा जनरल का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन सलामी की मुद्रा में जम गया। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि की पीठ को खाली निगाहों से देख रहा था, जो उसके पास से गुजरी। उसके दिमाग ने स्थिति को संसाधित करने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि नहीं रुका। वह भीड़ को चीरता हुआ उस मेज के क्षेत्र में घुस गया जहां परिवार इकट्ठा हुए थे। अंत में वह एक व्यक्ति के सामने रुका। आलिया किरण, वह महिला जिसे उसने एक वेश्या के रूप में अपमानित किया था। वह महिला जिसे उसने उसके भतीजे के सामने शर्मिंदा किया था। वह महिला जिसने उसे चेतावनी दी थी कि वह निश्चित रूप से पछताएगा। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो आलिया के सामने पूरी तरह से सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े हो गए। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। जनरल ने आलिया को बिना कुछ कहे देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य, लालसा और गहरे सम्मान का भाव मिला हुआ था। और अगले ही पल एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने मैदान के सभी लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करने दिया। एक 3 सितारा जनरल, भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों में से एक, सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो ने अपने करियर के सबसे उत्तम और दृढ़ आंदोलन के साथ आलिया किरण को सैन्य सलामी दी। उसकी उंगलियों के सिरे उसके माथे को छू रहे थे, एक तलवार की धार की तरह सीधे फैले हुए, और उसकी पीठ स्टील की तरह मजबूत थी। यह एक वरिष्ठ से एक अधीनस्थ को एक औपचारिक सलामी नहीं थी। यह एक अधीनस्थ से उसके वरिष्ठ के प्रति सम्मान और सच्ची निष्ठा से भरी सलामी थी। और अंत में उसका मुंह एक धीमी और भारी आवाज में खुला, लेकिन इतना गगनभेदी कि मैदान के दूसरे छोर तक सुनाई दे। सलामी सीनियर, माफ कीजिए, आपका जूनियर देर से आया सीनियर। उस एक शब्द ने लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की दुनिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सीनियर, वह शब्द लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन के कानों में एक खंजर की तरह चुभ गया। उसका दिमाग उस शब्द के अर्थ की व्याख्या करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पहले से ही ओवरलोड हो चुके सर्किट से केवल चिंगारियां निकल रही थीं। भारतीय सेना के भीतर जिस व्यक्ति को 3 सितारा जनरल द्वारा सीनियर कहा जा सकता है, वह बहुत सीमित था। या तो एक साथी जनरल या एक सेवानिवृत्त अधिकारी जिसका करियर बराबर या उससे अधिक हो। लेकिन उसके सामने की यह महिला, चाहे कितनी भी देखी जाए, यह महिला लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो से छोटी लग रही थी। भ्रम केवल हरदीमन का नहीं था। मैदान के सभी सैनिक और परिवार जम गए। अपनी आंखों के सामने के दृश्य को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ थे। अपने बेटे के भाग्य के बारे में चिंतित मां, अपने प्रेमी को परेशानी में पड़ने से चिंतित प्रेमिका और अन्य परिवार जो उस महिला की पहचान के बारे में फुसफुसा रहे थे जिसने बटालियन कमांडर का विरोध करने की हिम्मत की थी, सभी दंग रह गए। शब्द खो गए। भीम अपनी जगह पर एक पत्थर में बदल गया। उसकी चाची को एक 3 सितारा जनरल से सलामी मिली थी, जो अब तक आसमान जितना ऊंचा लग रहा था। सीनियर की उपाधि के साथ उसकी चाची की कोमल और सुंदर छवि के ऊपर, जिसने उसे बचपन से पाला था, एक पूरी तरह से अज्ञात दूसरी छवि ओवरलैप होने लगी। उस विशालकाय छवि के बोझ तले भीम को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। खामोशी को तोड़ने वाली आलिया किरण थी। उसने एक हल्के सिर हिलाकर लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो की सलामी स्वीकार की। एक नागरिक के रूप में जो वर्दी नहीं पहनी थी, वह सैन्य सलामी के साथ जवाब नहीं दे सकती थी। लेकिन उस छोटे से इशारे में एक अनकहा दबदबा था जो जनरल की सलामी को पूरी तरह से स्वीकार करता था। जनरल बुद्धि,
बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हें इतनी दूर आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। उसकी आवाज बहुत शांत थी, मानो किसी परिचित जूनियर से मिल रही हो जिससे वह बहुत समय से नहीं मिली हो। हालांकि वह शांति उन लोगों के लिए और भी बड़ा आश्चर्य बन गई जिन्होंने उसे सुना। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो ने अपना हाथ नीचे किया और सावधान की मुद्रा में वापस आ गए। उन्होंने आलिया के सामने अपनी सीधी मुद्रा बनाए रखी। सावधान नहीं सीनियर, यह एक जूनियर का कर्तव्य है कि वह कहीं से भी दौड़ कर आए अगर सीनियर बुलाए। लेकिन सीनियर, आप यहां किस काम से हैं? मैंने सुना है कि सीनियर अपने भतीजे से मिलने आई है। उसकी बातों में सामान्य शिष्टाचार से परे एक तेज सवाल निहित था। किसने सीनियर को परेशान करने की हिम्मत की? उसकी निगाह एक पल के लिए आलिया के बगल में खड़े लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की ओर गई। उस एक सेकंड में लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि के पीछे खड़े सेना मुख्यालय के मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के बीच एक छोटी सी बड़बड़ाहट सुनाई दी। युवा अधिकारी भ्रमित थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने की महिला कौन है, लेकिन कुछ वरिष्ठ कर्नलों ने जो लंबे समय से सेना मुख्यालय में सेवा कर चुके थे उसका चेहरा पहचान लिया और बहुत हैरान हुए। हे भगवान, क्या वह नहीं है जनरल आलिया किरण, स्टील बटरफ्लाई, पूर्व उप सेना प्रमुख? वह यहां क्यों है? उनकी फुसफुसाहट धीमी थी, लेकिन जल्दी ही आसपास के अन्य अधिकारियों के कानों तक पहुंच गई और उस फुसफुसाहट ने जल्द ही एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह जागरूकता की एक लहर पैदा कर दी। आलिया किरण, सैन्य अकादमी की सर्वश्रेष्ठ स्नातक, लड़ाकू कोर में प्लाटून कमांडर बनने वाली पहली महिला और एक महान हस्ती जिसने संचालन और रणनीति विभाग में विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया था। एक अभूतपूर्व महिला अधिकारी जिसने केवल अपनी क्षमता के बल पर पुरुष प्रधान सैन्य संगठन में पूर्वाग्रह की दीवारों को तोड़ा और इतिहास में सबसे कम उम्र की जनरल बनी, और अंत में भारतीय सेना के इतिहास में सेना के उप प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला। एक 3 सितारा जनरल। उसका उपनाम स्टील बटरफ्लाई था। उसका रूप तितली की तरह सुंदर और सुंदर था, लेकिन यह उपनाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसका सार स्टील से भी ज्यादा कठोर और तेज था। उसकी तेज रणनीतिक विश्लेषण और साहसी निर्णय लेने की क्षमता दुश्मनों के लिए डर का स्रोत और साथियों के लिए सबसे मजबूत विश्वास का प्रतीक बन गई। कुछ साल पहले शीर्ष नेतृत्व के साथ नीतिगत विचारों में मतभेद के कारण उसने सम्मान के साथ समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था जब एक उच्च पद उसके सामने था। उसकी अचानक सेवानिवृत्ति ने पूरे सैन्य हलकों में एक बड़ा आश्चर्य और अफसोस छोड़ दिया। उसके बाद आप भी नाजार हो गई, वंतूरी आप भी नाजार हो गई। केवल अफवाहें फैलीं कि वह चुपके से एक रक्षा अनुसंधान संस्थान में सलाहकार बन गई है, और क्योंकि वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी, वह धीरे धीरे लोगों की याददाश्त से भुला दी जाने लगी। वह किंवदंती अब उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। जब सभी पहेली के टुकड़े एक साथ आए तो लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन ने एक भयानक सनसनी महसूस की, जैसे उसके शरीर में खून उल्टा बह रहा हो। पूर्व उपसेना प्रमुख जनरल आलिया किरण, यह संभव नहीं था। वह अपने सामने की वास्तविकता पर विश्वास नहीं कर सकता था। जिस व्यक्ति को उसने एक नाइट क्लब की महिला के रूप में मजाक उड़ाया था, जिस पर उसने सेना का अपमान करने वाली महिला होने का आरोप लगाया था, वह एक महान सीनियर निकली जो कुछ साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो के बराबर, यहां तक कि उससे भी सीनियर थी। उसके पैर कांपने लगे, उसका जबड़ा बुरी तरह कांप रहा था और उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की धार एक झरने की तरह बह रही थी। तभी उसे बहुत दर्दनाक रूप से एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। यह केवल एक नागरिक के साथ अशिष्ट व्यवहार करने की गलती नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा अपराध था जिसने सेना के एक महान नायक और महान सीनियर के सम्मान को एक अक्षम्य गंदगी से धूमिल कर दिया था। आलिया ने अपने आसपास के आश्चर्य और सदमे की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो से कहा, जनरल बुद्धि, अच्छा हुआ तुम आ गए। लगता है कि यह बेहतर होगा अगर तुम, जो अभी भी सक्रिय हो, इसे सुलझाओ मेरे बजाय। वह धीरे धीरे कांपते हुए खड़े लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की ओर मुड़ी। उसकी निगाहों में अब कोई भावना नहीं थी। यह एक खाली और ठंडी निगाह थी, मानो किसी निर्जीव वस्तु को देख रही हो।
लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन जो वहां खड़ा है। आलिया की उंगली सीधे हरदीमन की ओर इशारा कर रही थी। हरदीमन ऐसे सिकुड़ गया जैसे कोई मौत की सजा पाने वाला कैदी हो। उसने मुझे डांटा जो चुपचाप अपने भतीजे के दौरे का कार्यक्रम देख रही थी, यह कहते हुए कि मेरे कपड़े एक सैन्य अड्डे के लिए अनुपयुक्त हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी सामग्री ने लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो और अन्य सभी कमांडिंग अधिकारियों के चेहरे को कठोर बना दिया। वहां तक तो ठीक था, मैं इसे अभी भी सैन्य अनुशासन के प्रति चिंता के रूप में समझ सकती थी, लेकिन उसने मेरे भतीजे सिपाही भीम का नाम घसीटा और यह कहकर उसका अपमान किया कि क्योंकि घर में कोई ऐसा वयस्क है जो सेना को कम आंकता है, उसकी सैन्य भावना निश्चित रूप से सड़ी हुई होगी। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो की भौहें हिल गईं। एक सक्रिय सैनिक की सैन्य भावना का उसके परिवार के सामने अपमान करना उन वर्जनाओं में से एक था जो एक कमांडर को नहीं करना चाहिए। आलिया की बातें जारी रहीं, उसकी आवाज और भी ठंडी होती गई और अंत में यहां इकट्ठे हुए सभी परिवारों और सैनिकों के सामने उसने मुझसे इस तरह पूछा। उसने एक पल के लिए रुका और सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की आंखों में देखा। हरदीमन उस निगाह को सहन नहीं कर सका और उसने अपना सिर झुका लिया। उसने पूछा, क्या मैं एक नाइट क्लब की महिला हूं? क्या मैं अमीर शिकार की तलाश में आई हूं? जैसे ही वह वाक्य निकला, लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसके पूरे शरीर से लगभग जानलेवा गुस्सा फूट पड़ा। एक उप सेना प्रमुख का गुस्सा अपने आप में एक रणनीतिक हथियार था। उसके आसपास की हवा जम गई, यहां तक कि ऐसा महसूस हुआ जैसे तापमान कुछ डिग्री कम हो गया हो। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की ओर देखा। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं, लेकिन उनमें निहित बोझ हरदीमन का दम घोंटने के लिए काफी था। किंवदंती का पर्दा उठ चुका था। जो कुछ बचा था वह अब केवल क्रूर न्याय का समय था। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो की निगाह लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन के चेहरे पर पड़ी। यह केवल एक निगाह नहीं थी, यह हजारों वोल्ट के तनाव वाले गर्म लोहे के चुभन की तरह थी। हरदीमन ने अपने पूरे शरीर में एक जलती हुई दर्द महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि उसका सैन्य करियर, यहां तक कि उसका जीवन भी राख में बदल रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो की आवाज असाधारण रूप से शांत लग रही थी, लेकिन वह शांति फटने से पहले एक ज्वालामुखी की तरह थी जो एक और भयानक विस्फोट का संकेत दे रही थी। अपना सिर उठाओ, यह एक आदेश था, एक पूर्ण आदेश जिसे नकारा नहीं जा सकता था और जो हड्डियों तक घुस गया। हरदीमन, जैसे कि उसकी गर्दन एक अदृश्य जंजीर से बंधी हो, ने कठोरता से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें डर से खाली थीं और उसके पीले होंठ कांप रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो की आंखों से मिलीं, हरदीमन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो गई है। जनरल की आंखों में क्रोध से परे गहरी घृणा और अपमान झलक रहा था। यह एक साथी सैनिक के प्रति एक नजर नहीं थी, यह एक गद्दार के प्रति एक नजर थी जिसने सेना के सम्मान को धूमिल कर दिया था। क्या सीनियर आलिया किरण ने जो कुछ भी कहा वह सब सच है? लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो ने पूछा। हरदीमन जवाब नहीं दे सका। वह न तो हां कह सकता था और न ही इनकार कर सकता था। उसकी जीभ मानो लकवाग्रस्त हो गई थी, मुंह में जम गई थी और उसका दिमाग खाली था। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि ने उसकी चुप्पी को एक स्वीकारोक्ति माना। बदतमीज कहीं के, उसके मुंह से एक धीमी गाली निकली, लेकिन उस गाली में किसी भी चीख या फटकार से ज्यादा डरावना बोझ था। तुम्हें पता है कि तुमने कौन सी वर्दी पहनी है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे कंधों पर लगे 2 फूलों के प्रतीक का क्या मतलब है? यह देश और सेना का सम्मान है जिसे वरिष्ठों के खून और पसीने से बनाए रखा गया है। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उस सम्मानित वर्दी के साथ हमारे सबसे महान नायकों में से एक के चेहरे पर गंदा पानी डाल दिया? लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो की आवाज ऊंची होने लगी। उसका गुस्सा अब एक असहनीय तूफान की लहर बन गया था, पूरे मैदान में फैल गया। नाइट क्लब की महिला, शिकार की तलाश करने वाली महिला, तुम्हारे गंदे मुंह ने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी आंखों में क्या सीनियर आलिया किरण, जिन्होंने अपनी युवावस्था और जीवन देश को समर्पित कर दिया, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए रणनीति के नक्शे के सामने अनगिनत रातें बिताईं, केवल एक निम्न स्तर की महिला है जो तुम्हारी नीच वासना को जगाती हैं? उसकी डांट एक गड़गड़ाहट की तरह मैदान में सभी के सीने पर लगी, खासकर महिला सैनिकों और सैनिकों की पत्नियों पर।
उन्होंने जनरल की बातों से बहुत सहानुभूति महसूस की और हरदीमन की ओर अपमानजनक निगाहें डाली। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि हरदीमन का अपमान केवल आलिया के लिए नहीं था, बल्कि इस देश की सभी महिलाओं के खिलाफ एक हिंसा थी। हरदीमन मानो अभी अभी होश में आया हो, घुटने टेकने लगा, या यूं कहें कि उसके पैर कमजोर हो गए और वह सीधे बैठ गया। जनरल, मैं गलत था। मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दो। मैं मूर्ख हूं। उसने अपना सिर जमीन पर पटक दिया। हताश होकर माफी मांग रहा था। उसकी आवाज एक कर्कश सिसकी के साथ मिली हुई थी। हालांकि उसकी दयनीय उपस्थिति ने केवल लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो के गुस्से की आग में घी डाला। चुप। जनरल की डांट ने हरदीमन के शरीर को हिला दिया और उसे जमा दिया। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी है। जिस व्यक्ति से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वह है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को माफी मांगने का भी अधिकार है? लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो आलिया की ओर मुड़े। उनकी गुस्सैल निगाहें अब गहरे अपराधबोध और अफसोस में बदल गईं। सीनियर, मैं वास्तव में माफी मांगता हूं। हमारे जूनियरों का अनुशासन ऐसा निकला। यह सब मेरी लापरवाही है। सीनियर को जो अपमान मिला है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे इसके बजाय माफी मांगने के लिए झुकना चाहिए। उसने ईमानदारी से अपना सिर झुकाया। एक सक्रिय 3 सितारा जनरल ने सार्वजनिक स्थान पर अपने सेवानिवृत्त सीनियर के सामने सिर झुकाया, अपने अधीनस्थ द्वारा की गई गलती के लिए। यह एक कमांडर की सच्ची जिम्मेदारी का प्रतिबिंब था। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते समय दिखाए गए घमंड के बिल्कुल विपरीत आलिया ने बिना आवाज किए अपना सिर हिलाया। जनरल बुद्धि, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े संगठन में यह स्वाभाविक है कि 1 या 2 सड़ी हुई शाखाएं निकल आएं। महत्वपूर्ण यह है कि उन सड़ी हुई शाखाओं को कैसे काटा जाए। उसकी निगाह फिर से जमीन पर गिरे लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की ओर गई। उसे दबाने वाला केवल लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो का गुस्सा नहीं था, यह उसके चारों ओर की सैकड़ों ठंडी निगाहें थीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी अक्षम्य गलती का बोझ। उसके कंधों पर 2 फूलों का पद अब 1000 किलो के बोझ जैसा लग रहा था। आलिया अपने भतीजे के पास गई। भीम अभी भी खाली भाव से खड़ा था, सदमे से उबर नहीं पाया था। आलिया ने धीरे से उसके अकड़े हुए कंधों को गले लगा लिया। भीम, अब सब ठीक है। उस एक वाक्य ने भीम के रुके हुए आंसुओं का बांध तोड़ दिया। वह अपनी चाची की गोद में एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वे आंसू उसकी चाची को हुए अपमान के लिए अपराधबोध, उसकी चाची के असली रूप पर आश्चर्य जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और इस बात से राहत का मिश्रण थे कि यह सब खत्म हो गया है। उस दृश्य को देखकर लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो ने अपने सहयोगी को एक धीमा आदेश दिया। तुरंत पैरा एसएफ के कमांडर और सैन्य पुलिस के कमांडर को यहां बुलाओ। सावधान, आज्ञा का पालन किया जाएगा। और वह लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन, आज से उसका पद छीन लो। उसे बिना किसी काम की स्थिति में रखो और सैन्य पुलिस को जांच का आदेश दो। इस तथ्य की तुरंत सेना के महानिरीक्षक को भी रिपोर्ट करो और एक विशेष निरीक्षण का आदेश दो। मैं इसकी सीधे निगरानी करूंगा। सुनिश्चित करो कि सब कुछ बिना किसी चूक के संसाधित हो। उसका आदेश तेज और दृढ़ था। यह लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन के सैन्य करियर के लिए एक वास्तविक मौत की सजा थी। यह सुनकर हरदीमन ने मानो अपना आखिरी बचा हुआ विवेक खो दिया और जमीन पर सिसकने लगा। उसकी सिसकियां अब माफी की गुहार नहीं थीं। यह सब कुछ खो चुके किसी व्यक्ति की हताश चीख थी। उन 3 सितारों द्वारा प्रसारित बोझ इतना भारी और डरावना था, एक इंसान के घमंड और पूर्वाग्रह को नष्ट करने और उसके पूरे जीवन को कुचलने के लिए काफी था। उस मैदान के ऊपर केवल सूखी गर्मी की ठंडी हवा ही एक आदमी के अंतहीन पतन की गवाह बनी। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन की चीखें अभी थमी भी नहीं थीं कि मैदान पर एक नई तरह की खामोशी छा गई। यह एक ठंडी और कुशल खामोशी थी जो नीली टोपी वाले सैन्य पुलिस एमपी के जवानों के आने से पैदा हुई थी। पैरा एसएफ मुख्यालय से भेजे गए एमपी जांचकर्ता कोई हलचल या अनावश्यक हरकत नहीं दिखा रहे थे। वे केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे। एक एमपी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो के पास आया, सलामी दी, फिर हरदीमन की ओर चला गया जो अपना आपा खो चुका था और जमीन पर बैठा था। एक सपाट और आधिकारिक आवाज में उसने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन, सेना के उप प्रमुख के आदेश पर
आज से आपका पद छीन लिया जाता है। आपको आरोपों के संबंध में जांच के लिए सैन्य पुलिस मुख्यालय ले जाया जाएगा। यह एक सूचना थी, एक अंतिम फैसला जिसने किसी भी बचाव या प्रतिरोध की अनुमति नहीं दी। 2 MP सदस्य पास आए और हरदीमन को खड़ा होने में मदद की। उसका शरीर, जो कुछ समय पहले इस मैदान में एक राजा की तरह शक्तिशाली था, अब एक कपड़े की गुड़िया की तरह लंगड़ा और असहाय था जब उसे ले जाया जा रहा था। मैदान की धूल से सने उसके कंधे पर लगे पद बहुत दयनीय लग रहे थे। मैदान में सभी लोग उसे ले जाते हुए सांस रोके देख रहे थे। उनकी निगाहों में कई भावनाएं मिली हुई थीं, संतुष्टि, दया और सबसे महत्वपूर्ण एक ठंडा डर। एक लेफ्टिनेंट कर्नल के करियर, यहां तक कि जीवन को कुछ ही मिनटों में बिखरते देख उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति कितनी क्षणभंगुर है और एक शब्द के परिणाम कितने गंभीर हैं। लोगों के बीच फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। हालांकि अब उसकी सामग्री पूरी तरह से बदल गई थी, तो वह वास्तव में स्टील बटरफ्लाई थी, जनरल आलिया किरण, जिनके बारे में मैंने केवल कहानियों में सुना था। तस्वीर में ही वह इतनी करिश्माई थी, असल में वह इतनी सुंदर है। शायद हरदीमन पूरी तरह से गलत नहीं समझा, लेकिन फिर भी इस तरह के कठोर शब्द कहना, वह पागल हो गया था। सही है, उसने सोते हुए अजगर को छेड़ा है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन का करियर खत्म हो गया। उनकी बातचीत में आलिया अब शानदार कपड़ों वाली एक रहस्यमय महिला नहीं थी, वह एक जीवित किंवदंती, प्रशंसा की वस्तु बन गई थी। सेना में उसके सक्रिय दिनों की कहानियां मुंह जुबानी तेजी से फैल गईं। एक संयुक्त अभ्यास में एक साहसी ऑपरेशन योजना के साथ उसने कैसे पासा पलट दिया, इसकी कहानी। रक्षा समिति में दर्जनों सांसदों के सामने उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सेना की स्थिति का कैसे बचाव किया, इसकी कहानी। यहां तक कि अपने अधीनस्थ के लिए लड़ने के लिए सीधे वरिष्ठ कमान के पास जाने की कहानी, जिसके साथ अन्याय हुआ था। जब वे किंवदंतियां उसकी वास्तविक छवि के साथ विलीन हो गईं, तो लोगों को आज की घटना को याद करते हुए रोंगटे खड़े हो गए। हरदीमन के अपमान के सामने उसकी अटूट शांति, उसकी ठंडी दृढ़ता जब उसने चेतावनी दी कि वह पछताएगा, और अंत में उसका पूर्ण अधिकार, जिसने एक 3 सितारा जनरल को कुछ ही पलों में स्थिति को पलटने के लिए बुलाया। यह सब साबित करता है कि उसे स्टील बटरफ्लाई क्यों कहा जाता था। भीम, जो तूफान के केंद्र के सबसे करीब था, अपनी चाची की गोद में लंबे समय तक रोने के बाद आखिरकार शांत हो सका। लाल आंखों से उसने अपनी चाची को देखा। उसकी चाची का चेहरा अभी भी सुंदर और कोमल था, लेकिन अब वह उसके पीछे एक मजबूत पहाड़ की कतार देख सकता था। मौसी, आप ठीक हैं? भीम ने सावधानी से पूछा। उस मानसिक चोट के बारे में चिंतित था जो उसकी चाची को उसकी वजह से लगी होगी। आलिया ने अपने भतीजे के उलझे बालों को सहलाते हुए धीरे से मुस्कुराया। बेशक मौसी ठीक है। मौसी इतनी कमजोर नहीं है कि कुछ शब्दों से आहत हो जाएं, बल्कि मौसी तुम्हारे बारे में चिंतित है। क्या होगा अगर आज की घटना के कारण तुम्हारा यहाँ का जीवन मुश्किल हो जाए? उस समय भी वह अपने से ज्यादा अपने भतीजे के बारे में चिंतित थी। भीम का दिल फिर से पिघल गया और उसकी आंखें भर आईं। नहीं मौसी, मैं ठीक हूं, सच में। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो, जो कार्यक्रम के समापन का निर्देशन कर रहे थे, उनके पास आए। उन्होंने सबसे पहले भीम के कंधे पर हल्के से थपथपाया। सिपाही भीम, इतनी महान चाची होने के कारण तुम भी निश्चित रूप से एक महान सैनिक बनोगे। आज की घटना के बारे में मत सोचो, बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो। कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। सेना के उप प्रमुख इसकी गारंटी देते हैं। यह केवल एक सांत्वना नहीं थी, यह एक 3 सितारा जनरल का एक साधारण सैनिक से एक वादा था, साथ ही पूरी इकाई को एक अनकहा आदेश। भीम ने अनजाने में अपनी पीठ सीधी की ओर सलामी दी। सावधान, आज्ञा का पालन किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर आलिया का सामना करने के लिए अपनी स्थिति ठीक की। सीनियर, मुझे कुछ कहना है। क्या सीनियर को आपत्ति होगी अगर हम थोड़ी देर के लिए जगह बदल लें? जरूर जनरल बुद्धि, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। आलिया ने भीम से थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा और फिर मैदान के किनारे अस्थायी कमांड पोस्ट के तंबू की ओर लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि के पीछे चली गई। जैसे ही दोनों जनरल चले, प्रशंसा से भरी सभी निगाहों ने चुपचाप रास्ता बना दिया। जैसे ही वे तंबू के अंदर घुसे, बाहर का शोरगुल गायब हो गया। अंदर केवल एक मेज
और कुछ अस्थायी कुर्सियां थीं। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि ने व्यक्तिगत रूप से एक कुर्सी खींची और आलिया को बैठने के लिए आमंत्रित किया। पूर्व उपसेना प्रमुख के प्रति सम्मान का एक रूप और साथ ही सेना में एक महान सीनियर के प्रति सम्मान का प्रतीक। जैसे ही वह बैठी, लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि ने एक बार फिर अपना सिर गहराई से झुकाया। सीनियर, एक बार फिर मैं माफी मांगता हूं, यह सोचकर कि यह भयानक घटना मेरी कमान के तहत हुई। मुझे लगता है कि मुझे यह वर्दी उतार देनी चाहिए। बस करो, आलिया ने हाथ के इशारे से उसे रोका। अगर तुम वर्दी उतार दोगे तो इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अपना समय इस बात पर लगाओ कि यह दोबारा ना हो, इसके लिए निवारक उपाय किए जाएं। यही तुम्हारा काम है। उसकी बातें दृढ़ थीं, लेकिन उनमें उसके जूनियर के लिए विश्वास और प्रोत्साहन निहित था। लेकिन जनरल बुद्धि, आज की घटना को केवल एक मूर्ख लेफ्टिनेंट कर्नल की सनक के रूप में मत समझो। आलिया की निगाहें तेज हो गईं। वह अब एक भतीजे की चाची नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिकार बन गई थी जो भारत की रक्षा के भविष्य के बारे में चिंतित थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन का वह अहंकारी रवैया, हालांकि यह उसके व्यक्तिगत चरित्र की समस्या है, हमारे सैन्य संगठन में गहराई से निहित सत्तावाद और गलत भेदभाव का प्रतिबिंब हो सकता है। वह मानसिकता जो केवल वर्दी पहनने के कारण नागरिकों को नीचा दिखाने का अधिकार महसूस करती है और महिलाओं को केवल इसलिए आंकती है क्योंकि वह एक पुरुष है। इस तरह के ट्यूमर को अगर जल्दी नहीं हटाया गया तो अंततः यह पूरे सैन्य शरीर को बीमार कर देगा। उसकी आलोचना सटीक थी। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो ने दुखद भाव से सिर हिलाया। मैं भी इसे बहुत महसूस करता हूं, सीनियर। यह तथ्य कि हरदीमन जैसा व्यक्ति एक बटालियन कमांडर के रूप में एक महत्वपूर्ण पद धारण कर सकता है, हमारे कार्मिक सत्यापन प्रणाली में एक गंभीर छेद का सबूत है। मैं इस घटना को पूरे बल में कमांडरों के चरित्र और नेतृत्व मूल्यांकन प्रणाली की पूरी तरह से समीक्षा करने के लिए एक गति के रूप में उपयोग करूंगा। यह एक अच्छा विचार है। आलिया ने एक पल के लिए बाहर देखा, उस जगह पर जो अभी अभी तूफान से साफ हुई थी। अभी भी अस्त व्यस्त माहौल के बीच उसने सैनिकों को अपने अपने पदों पर लौटते और चुपचाप स्थिति को संभालते देखा। उसकी निगाहें फिर से लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि की ओर गईं। और जनरल बुद्धि, एक आखिरी बात जो मैं मांगना चाहती हूं। आज की घटना का सार इस सवाल का जवाब देता है कि सेना के सम्मान की रक्षा क्या है। सेना का सम्मान उच्च पद या डराने वाले नारों से नहीं रखा जाता है। वह सम्मान प्रत्येक नागरिक के प्रति सम्मान से आता है जिसे हमें बचाना है, और खुद को उनकी सेवा के लिए उनके नीचे रखने की विनम्रता से। न केवल सैनिकों बल्कि उनके परिवारों की भी। यही वह है जो उस लेफ्टिनेंट कर्नल को समझ नहीं आया। आज उसके हर शब्द लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो के दिल में गहराई से अंकित हो गए। यह केवल एक सलाह नहीं थी, यह सेना की आत्मा को सीधा करने के लिए एक मौलिक दर्शन था। तूफान गुजर चुका था, लेकिन उसने जो छोड़ा वह केवल विनाश और अराजकता नहीं थी। मलबे के ऊपर यह स्पष्ट हो गया कि क्या फिर से बनाया जाना चाहिए। इसके केंद्र में आलिया किरण नामक एक किंवदंती एक शांत लेकिन मजबूत प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ी थी। अस्थायी कमांड पोस्ट के तंबू के अंदर आलिया किरण और लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो को एक भारी खामोशी ने घेर लिया। यह एक अजीब खामोशी नहीं थी, यह एक सीनियर जिसने एक पीढ़ी तक सेना का नेतृत्व किया था और एक जूनियर जो अब उस जिम्मेदारी को निभा रहा था के बीच सम्मान का एक क्षण था। जब वे सशस्त्र बलों के भविष्य के भारी विषय पर विचार कर रहे थे, सबसे पहले बोलने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो थे। वह अपनी कुर्सी से उठे और आलिया की ओर झुके। सीनियर द्वारा दी गई शिक्षा को मैं गहराई से आत्मसात करूंगा। हालांकि यह शर्मनाक है, मुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि कंधे पर सितारे पहनने के बाद ऐसे क्षण आए हैं जब मैंने मैदान की आवाज से ज्यादा रिपोर्ट में लिखे शब्दों पर विश्वास किया है। आज सीनियर की बदौलत मुझे फिर से एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भुला दिया था वह कितना महत्वपूर्ण है। उसका कबूलनामा ईमानदार था। भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व को संभालने वाले 3 सितारा जनरल के मुंह से आया आत्मस्वीकारोक्ति का एक असाधारण वजन था। आलिया ने उसे चुपचाप देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। जनरल बुद्धि,
तुम सबसे ज्यादा सेना से प्यार करने वाले और अपने अधीनस्थों की सबसे ज्यादा परवाह करने वाले कमांडर हो जिसे मैंने कभी जाना है। तो अपने आप को बहुत ज्यादा दोष मत दो। बस आज का सबक मत भूलो और इस सबक को अपने लिए मत रखो। इसे पूरी सेना में फैलाओ। यही मैं तुमसे उम्मीद करती हूं। सावधान, आज्ञा का पालन किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि ने दृढ़ता से जवाब दिया। वह एक पल के तरह ने मततक करें किया होगा। लिए सोचता रहा, फिर सावधानी से अपना मुंह खोला। सीनियर, उस संबंध में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन के लिए प्रतिबंधों के बारे में सीनियर की राय मांगना चाहता हूं। बेशक इसे सैन्य कानून के अनुसार सख्ती से संसाधित किया जाएगा, लेकिन इस घटना में सबसे बड़ा शिकार सीनियर हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यह उचित है कि मैं सीनियर की इच्छा पूछूं। मैं उसे बिना सम्मान के बर्खास्त करने और सभी संभव अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का पालन करने की योजना बना रहा हूं। यह हरदीमन के लिए एक स्वाभाविक कदम था, जिसने सेना के एक महान सीनियर का अपमान किया था और एक कमांडर की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया था। सैन्य कानून द्वारा अनुमत सबसे कठोर सजा निश्चित रूप से दी जाएगी। बहुत से लोग इसे एक उचित न्याय आद दो से बात आने की आत पूट मानेंगे। हालांकि आलिया के विचार थोड़े अलग थे। उसने एक पल के लिए अपनी ठुड्डी को सहारा दिया, अपने विचारों में डूब गई। उसकी निगाह अब किसी अपराधी के लिए सजा की तलाश में नहीं थी, बल्कि एक मूलभूत समस्या के समाधान की तलाश में थी। जनरल बुद्धि, क्या केवल उसकी वर्दी उतारकर उसे समाज में फेंक देना सबसे अच्छा विकल्प है? सीनियर का क्या मतलब है? लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि उस अप्रत्याशित सवाल से भ्रमित लग रहा था। उसकी वर्दी उतारना शायद सबसे आसान समाधान है। हम केवल अपने संगठन से एक समस्या निर्माता को हटाते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपनी वर्दी उतारता है, वह एक नागरिक बन जाएगा जो अब सैन्य नियंत्रण में नहीं है। क्या वह वास्तव में अपने किए पर पछताएगा? मुझे नहीं लगता। सबसे अधिक संभावना है कि वह सेना के प्रति घृणा के साथ जिएगा और अपने पूर्वाग्रहों को सही ठहराता रहेगा। हम केवल एक अपराधी को समाज में वापस भेजेंगे। उसकी अंतर्दृष्टि बहुत तेज थी। उसने एक मौलिक सवाल उठाया कि सजा का उद्देश्य पुनर्वास होना चाहिए, बदला नहीं। जो असली सबक मैं सोच रही हूं, वह उसे नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे बदलना है। हमें उसे अपने सैन्य करियर के बाकी समय में उसकी गलती का वजन महसूस कराना होगा। हमें उसे हर दिन यह एहसास कराना होगा कि वह उस व्यक्ति के सामने कितना मूर्ख था जिसे उसने कम आंका और अपमानित किया। तो सीनियर के मन में क्या योजना है? लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो अब पूरी तरह से उसकी बातों पर केंद्रित हो गए थे। वह उत्सुक था कि आलिया किस बड़ी तस्वीर को चित्रित कर रही है। उसे सीमा पर सबसे दूरस्थ चौकी पर भेजो। आलिया के मुंह से निकला पहला शब्द वास्तव में अप्रत्याशित था। एक आरामदायक मुख्यालय या एक प्रशासनिक इकाई में नहीं, बल्कि सबसे कठिन और सबसे कठोर जगह पर। वहां उसके सभी पद छीन लो। उसे ठीक एक साधारण सैनिक की तरह खाने, सोने और प्रशिक्षण लेने दो। उसने एक पल के लिए रुका और सीधे लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि की आंखों में देखा। और उस इकाई में एक सक्षम महिला अधिकारी को कमांडर के रूप में नियुक्त करो, जहां वह सेवा करेगा। एक कमांडर जिसे वह आमतौर पर नहीं देखता, जिसकी क्षमता को उसने केवल इसलिए कम आंका क्योंकि वह एक महिला थी। हर सुबह उसे उस महिला कमांडर को सलामी देनी होगी जिसका उसने अपमान किया था। उससे आदेश प्राप्त करने होंगे और उसके द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। उसके लिए हर दिन नरक जैसा महसूस होगा, लेकिन उसकी सड़ी हुई श्रेष्ठता और भेदभाव की भावना की जड़ों को उखाड़ने का यही एकमात्र तरीका है। यह स्टील बटरफ्लाई की एक बहुत ही तेज और प्रभावी नुस्खा थी। केवल वर्दी उतारने से कहीं आगे किसी की आत्मा को सुधारने की एक बड़ी योजना, एक नुस्खा, एक बड़ी योजना। प्रतीकात्मक कार्य जो एक पुरुष कमांडर के रूप में अधिकार रखता कम है। जिस चीज को हरदीमन सबसे ज्यादा महत्व देता था, वह ठीक उसी व्यक्ति के पैरों के नीचे थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक बार फिर आलिया किरण नामक विशाल पर्वत की गहराई को महसूस किया। यह महिला न केवल क्रोधित थी और बदला ले रही थी, बल्कि वह इस घटना का उपयोग पूरी सेना की भलाई के लिए एक कड़वी दवा के रूप में करने की कोशिश कर रही थी। और उसे नेतृत्व पुनर्शिक्षा कार्यक्रम में भेजो। दूसरे अधिकारियों के साथ नहीं, बल्कि एक विशेष कक्षा में।
मानवाधिकार के मुद्दों में सबसे विशेषज्ञ सैन्य कानून अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों और वरिष्ठ सेवानिवृत्त महिला अधिकारियों को प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित करो। उन्हें उसके सिर में लगे पुराने और विकृत विचारों को एक एक करके नष्ट करने दो। सावधान, आज्ञा का पालन किया जाएगा सीनियर। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो खड़े हुए और सलामी दी। उसकी आंखों में अब अफसोस की भावना नहीं थी, बल्कि गहरी प्रशंसा और दृढ़ संकल्प था। सीनियर का आदेश एक भी जमीन पर नहीं गिरेगा। मैं इसे निश्चित रूप से लागू करूंगा। मैं इस घटना को हमारी सेना के लिए और अधिक परिपक्व होने के लिए एक गति के रूप में उपयोग करूंगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो आज मुझे जो अपमान मिला है उसका कोई मतलब नहीं है। आलिया आखिरकार राहत से मुस्कुराई। वह बदला नहीं चाहती थी, वह बदलाव चाहती थी। जब वह तंबू से बाहर निकली तो जो माहौल पहले अस्त व्यस्त था वह काफी हद तक व्यवस्थित हो चुका था। पैरा एसएफ के कमांडर और सैन्य पुलिस के कमांडर आ चुके थे और लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो को सलामी दे रहे थे। कार्यक्रम रोक दिया गया था और परिवारों को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही थी। आलिया ने अपने भतीजे भीम को दूर से उसका इंतजार करते देखा। भीम के बगल में कुछ सैनिक जो उसके सीनियर लग रहे थे अजीब तरह से खड़े थे और उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। उनका रवैया पहले से 180 डिग्री बदल गया था। जैसे ही आलिया पास आई वे चौंक गए और सलामी दी। सावधान, हम सिपाही भीम के सीनियर हैं। वह वास्तव में वे अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। आलिया ने उनके कंधों पर थपथपाते हुए धीरे से मुस्कुराया। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारा भीम निश्चित रूप से बहुत सी कमियों वाला होगा। कृपया भविष्य में उसका अच्छी तरह से मार्गदर्शन करो। सावधान, इसके बजाय हम उसकी बेहतर सेवा करेंगे। उन्होंने लगभग एक शपथ की तरह जवाब दिया। यह देखकर भीम का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बुरा नहीं माना। सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया था, या यूं कहें कि पहले से बेहतर जगह मिल गई थी। आलिया ने अपने भतीजे का हाथ पकड़ा और मुख्य द्वार की ओर चली गई। उसके पीछे लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो और दर्जनों अन्य जनरल और अधिकारी सीधे खड़े थे। जब तक वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई तब तक सलामी देते रहे। ठंडे स्टील से उकेरा गया आज का सबक केवल अनुशासनात्मक रिपोर्ट के पन्नों पर ही नहीं रहेगा। वह सबक वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक अमिट मुहर की तरह अंकित हो गया। एक अविस्मरणीय शिक्षा कि सच्ची शक्ति और नेतृत्व क्या है। उस दिन पैरा एसएफ मुख्यालय में हुई घटना ऐसी नहीं थी जिसे यूं ही दबा दिया जा सके। एक ऐसी घटना जिसमें सेना के उप प्रमुख सीधे आए थे। एक बटालियन कमांडर को मौके पर ही उसके पद से हटा दिया गया और सैन्य पुलिस द्वारा ले जाया गया। और इन सब के केंद्र में एक महान महिला जनरल थी, स्टील बटरफ्लाई आलिया किरण। ये सभी तत्व इस घटना को सैन्य के आंतरिक नेटवर्क और मुंह जुबानी के माध्यम से बिजली की गति से फैलाने के लिए काफी थे। पहला और सबसे तीव्र उथल पुथल पैरा एसएफ मुख्यालय के भीतर ही हुआ। अगले दिन मुख्यालय में हड़कंप मच गया। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन के पद से हटाए जाने की खबर उसकी बर्बरता की कहानियों के साथ एक अफवाह के रूप में पूरी इकाई में फैल गई। जो सैनिक पहले विश्वास नहीं कर रहे थे वे अंततः कार्यक्रम में मौजूद सहकर्मियों और परिवारों से सीधे गवाही सुनने के बाद दंग रह गए। जिस कंपनी में भीम सेवा करता था वह वास्तव में एक शोक घर की तरह थी। कुछ सीनियर जो आमतौर पर भीम को सुस्त मानकर उसका तिरस्कार और उत्पीड़न करते थे अब उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे केवल डर से भीम की ओर देख सकते थे। वे यह महसूस करके भयभीत थे कि जिस जूनियर का उन्होंने धमकाया था उसकी चाची एक महान हस्ती थी जो उनके सैन्य करियर को एक पल में समाप्त कर सकती थी। भीम, अरे सिपाही भीम, कुछ चाहिए? कैंटीन साथ चलोगे? कल तुम्हारी चाची के जाने के बाद तुम ठीक तो हो? अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो कभी भी बताना। उनका अजीब और यहां तक कि चापलूसी भरा रवैया भीम को और भी असहज महसूस करा रहा था। वह बिल्कुल भी अपनी चाची के प्रभाव का फायदा नहीं उठाना चाहता था। वह केवल हमेशा की तरह शांति से अपना कर्तव्य निभाना चाहता था। कंपनी कमांडर ने इस माहौल को महसूस किया। उसने भीम को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। सिपाही भीम, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे कमांडर के रूप में मैं तुम्हें अच्छी तरह से रखने में असफल रहा जब तुम उस स्थिति से गुजर रहे थे। कंपनी कमांडर ने ईमानदारी से माफी मांगी। फिर उसने उसे सलाह दी,
तुम्हारे कंधों पर बोझ अब निश्चित रूप से भारी महसूस हो रहा होगा, लेकिन दबाव महसूस मत करो। तुम पूर्व उपसेना प्रमुख के भतीजे होने से पहले हमारी कंपनी के एक मूल्यवान सदस्य हो। तुम्हें जो करना है वह यह है कि चुपचाप अपनी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो ताकि उनकी गरिमा को ठेस न पहुंचे, समझे? उन शब्दों को सुनकर भीम आखिरकार अपने दिल पर से थोड़ा बोझ उतार सका। उसने अपना सिर गहराई से झुकाया। सावधान, समझ गया कमांडर। उस दिन से भीम के प्रति इकाई के सदस्यों का रवैया सम्मान में बदल गया। डर या असुविधा के कारण नहीं, बल्कि एक महान सैनिक के परिवार के प्रति और एक सहकर्मी के प्रति जो एक असाधारण सैनिक बनने की भी कोशिश कर रहा था के प्रति ईमानदार सम्मान। वह उथल पुथल पैरा एसएफ से आगे बढ़कर सेना के मुख्यालय तक फैल गई। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि संतोषो ने आलिया से किया अपना वादा निभाया। उन्होंने इस घटना को एक व्यक्तिगत विचलन के रूप में कम नहीं किया, बल्कि इसे पूरी सेना का मुद्दा बना दिया। उनकी पहल पर प्रमुख कमांडरों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में उन्होंने बिना कुछ घटाए या जोड़े बताया कि दिल्ली में क्या हुआ था। जनरलों के चेहरे कठोर हो गए। पुरुष जनरलों ने विशेष रूप से अपने संगठन के भीतर हुई बुरी वास्तविकता पर अपनी शर्म नहीं छिपाई, जबकि मुट्ठी भर महिला जनरलों ने दुखद भाव दिखाए, क्योंकि यह समस्या उन्हें बहुत करीब महसूस हुई। यह घटना हमारे अपने आप का एक शर्मनाक प्रतिबिंब है। लेफ्टिनेंट जनरल बुद्धि की आवाज बैठक कक्ष में गूंज गई। हमने शायद दुश्मन से लड़ना सीख लिया है, लेकिन हम अपने भीतर के पूर्वाग्रहों से लड़ना भूल गए हैं। अहंकारी कमांडर जो सैन्य वर्दी को पूर्ण शक्ति मानते हैं, गलत लैंगिक विचार जो महिलाओं को एक समान साथी के रूप में नहीं बल्कि एक यौन वस्तु के रूप में देखते हैं या उनकी क्षमता को कम आंकते हैं। अगर हम इसे होने देते हैं तो हमारी सेना अंदर से सड़ जाएगी और ढह जाएगी। उनके भाषण ने सैन्य नेताओं के दिलों को छू लिया। बैठक का परिणाम पूरी सेना में आपसी सम्मान की संस्कृति को मजबूत करने के लिए एक विशेष निर्देश जारी करना था। विभिन्न ठोस कदम उठाए गए। नागरिकों और सैन्य का मेला की तापुरिया साथी की पास दाए कि आपको सरकार करने के पास परिवारों के प्रति कमांडरों के मनमाने कार्यों पर कड़ी कार्रवाई करना, लैंगिक संवेदनशीलता, शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना और महिला सैनिकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करना। लेफ्टिनेंट कर्नल हरदीमन का मामला सभी नेतृत्व शिक्षा कार्यक्रमों में एक अनिवार्य केस स्टडी के रूप में स्थापित किया गया था। उसका नाम सैन्य इतिहास में सबसे बुरे उदाहरण के रूप में दर्ज किया गया कि कैसे अहंकार और पूर्वाग्रह एक सक्षम सैनिक को नष्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आलिया के निर्देश थे, उसे पापुआ के अंदरूनी हिस्से में एक अग्रिम चौकी पर एक बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया था। जिस बटालियन में उसे नियुक्त किया गया था, उसका कमांडर एक युवा और सक्षम महिला मेजर थी जो सैन्य अकादमी से स्नातक थी। हर सुबह हरदीमन, जो अब एक मेजर था, को उस महिला कमांडर को सलामी देनी होती थी जो उससे 20 साल छोटी थी और उससे दैनिक कार्य प्राप्त करने होते थे। पहले तो वह शर्म और गुस्से से कांपता था, लेकिन समय के साथ उसे एहसास होने लगा कि वह महिला कमांडर उससे कहीं बेहतर है। यह देखकर कि वह कैसे सैनिकों से प्यार करती है और उनका सम्मान करती है और उनसे सच्चा विश्वास प्राप्त करती है, हरदीमन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने अपने सैन्य जीवन को कितने खाली और स्वार्थी तरीके से जिया था। उसका पुनर्वास शुरू हुआ, दर्दनाक, लेकिन निश्चित रूप से वह उथल पुथल समाज तक भी पहुंच गई। रक्षा विशेषज्ञ पत्रकारों के माध्यम से यह घटना धीरे धीरे सामने आने लगी। मास मीडिया सोते हुए किंवदंती को छेड़ने वाले मूर्ख लेफ्टिनेंट कर्नल की कहानी जैसे सनसनीखेज शीर्षकों वाले लेखों से भर गया। जनता आलिया किरण नामक महिला नायक की कहानी से उत्साहित थी और उसके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सबक से संतुष्ट महसूस करती थी। उसकी कहानी को नाटक और फिल्मों के लिए एक विषय के रूप में भी चर्चा की जाने लगी। लेकिन आलिया शांति से इन सभी ध्यान के केंद्र से दूर रही। उसने सभी मीडिया साक्षात्कारों को अस्वीकार कर दिया और अपने अनुसंधान संस्थान में वापस चली गई। चुपचाप रक्षा नीति अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया। वह एक नायक नहीं बनना चाहती थी। वह केवल यह उम्मीद करती थी कि जिस सेना से वह प्यार करती है और उसका देश थोड़ा और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। कुछ महीने बाद भीम को अपनी पहली छुट्टी मिली।
वर्दी में वह दिल्ली के एक रेस्तरां में गया जहां उसकी चाची थी। उसकी चाची, जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था, अभी भी उतनी ही सुंदर और सुंदर थी। हालांकि अब भीम उसकी बाहरी उपस्थिति के पीछे स्टील की ताकत देख सकता था। मौसी, मैं अब इकाई में ठीक हूं। दोस्त और सीनियर सभी मेरे साथ अच्छे हैं, शुक्र है। यह सब तुम्हारी वजह से है मौसी। बहुत बहुत धन्यवाद मौसी। भीम ने ईमानदारी से अपना सिर झुकाया। आलिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराया। नहीं भीम, मौसी ने कुछ नहीं किया। यह सब तुम्हारे टिके रहने के अपने प्रयासों का परिणाम है, और जो कुछ भी आने वाला है वह उसका परिणाम है जो तुम खुद बनाओगे। उन्होंने उस दिन की घटना के बारे में अब और बात नहीं की। उन्होंने केवल एक सुखद समय का आनंद लिया, एक साधारण चाची और भतीजे के रूप में अधूरी कहानियों को साझा करते हुए। लेकिन दोनों जानते थे कि उस दिन की घटना ने उनके जीवन और जिस दुनिया में वे रहते थे उसे बदल दिया था, भले ही थोड़ा सा। जैसे एक तितली के पंखों की फड़फड़ाहट जिसने एक तूफान को जन्म दिया। एक व्यक्ति के सीधे विश्वास द्वारा बनाई गई लहरों ने धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोल दिए जो पहले कसकर बंद थी। समय एक नदी की तरह बहता रहा, उथल पुथल भरी घटनाओं की यादों पर नए दिनों की तलछट की परतें जमाता रहा। उस दिन दिल्ली में परेड ग्राउंड को हिला देने वाला तूफान अब एक ऐसी कहानी बन गया था जिसे सेना के आंतरिक हलकों में एक किंवदंती की तरह सुनाया जाता था। हालांकि वह कहानी केवल मनोरंजन के रूप में नहीं सुनी गई। यह एक जीवन का सबक बन गया जिसने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कई लोगों के जीवन और सेना नामक विशाल संगठन की धारा को एक अलग दिशा में निर्देशित किया। एक साल बाद सूखी गर्मी के मौसम में जो फिर से दिल्ली में पैरा एसएफ मुख्यालय में आया, उसी स्थान पर पारिवारिक यात्रा कार्यक्रम फिर से आयोजित किया गया। हालांकि इस बार के कार्यक्रम का माहौल पिछले साल से बहुत अलग था। प्रवेश द्वार से ही परिवारों का स्वागत करने वाले सैनिकों के चेहरे गर्मजोशी और विनम्र मुस्कान से सजे थे। अब और अत्यधिक सतर्कता नहीं। कार्यक्रम स्थल के विभिन्न कोनों में ऐसे बैनर लगे थे जिन पर ऐसे शब्द लिखे थे जो पहले नहीं थे। सबसे मजबूत सैनिक का दिल सबसे गर्म होता है। नए बटालियन कमांडर ने अपने स्वागत भाषण में अप्रत्याशित रूप से पिछले साल की अप्रिय घटना का सबसे पहले उल्लेख किया। एक साल पहले इसी दिन इसी स्थान पर हमने एक शर्मनाक गलती की थी। हमने सैन्य वर्दी के दबदबे को गलत समझा था और समाज और उन परिवारों के दिलों को ठेस पहुंचाई थी जिनका हमें सम्मान और रक्षा करनी चाहिए थी। उस दिन की घटना ने हमारी इकाई के लिए, यहां तक कि हमारी पूरी सेना के लिए एक कड़वा सबक छोड़ा। एक सच्चाई कि सच्चा सम्मान दूसरों को दबाने से नहीं बल्कि सेवा करने के लिए खुद को विनम्र करने से आता है। आज यह स्थान उस दिन की गलती पर विचार करने और एक नई आपसी सम्मान की संस्कृति की पुष्टि करने के हमारे वादे का मंच होगा। उनके ईमानदार भाषण का परिवारों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। भीड़ के बीच सार्जेंट भीम सतरिया, जो अब साहसी दिख रहे थे, नए सदस्यों के परिवारों का मार्गदर्शन करने में व्यस्त थे। उनके कंधे चौड़े हो गए थे और उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। अब और कोई अजीब और आत्मविश्वासहीन सिपाही का निशान नहीं था। जब एक नए सैनिक की मां अपने ऊंची एड़ी के जूतों से असहज महसूस कर रही थी तो भीम बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए अपनी सैन्य चप्पलें पेश करने के लिए दौड़ा। मां, कृपया थोड़ी देर के लिए इसे बदल लें। सिर्फ इसलिए कि यह एक सैन्य अड्डा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको असुविधा सहन करनी होगी। हमारे होने का कारण वास्तव में आप सभी की सुविधा सुनिश्चित करना है। उसकी बातों और कामों में उसकी चाची आलिया किरण की शिक्षाएं स्वाभाविक रूप से बह रही थीं। वह अब किसी और की छाया पर निर्भर व्यक्ति नहीं था। वह एक गर्मजोशी भरे और भरोसेमंद सैनिक के रूप में विकसित हो गया था, जो अपनी ही रोशनी बिखेर रहा था। इस बीच भारत के पूर्वी छोर पर एक चौकी में, सबसे अग्रिम सीमा पर, एक अवलोकन पोस्ट में, जहां पड़ोसी देश के पहाड़ ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें पहुंचा जा सकता हो, एक आदमी चुपचाप जंग लगे कंटीले तारों को बदलने का काम कर रहा था। 1 साल के समय ने उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां उकेर दी थीं और उसकी आंखों की जो चमक पहले अहंकार से चमकती थी, अब धुंधली और खाली थी। हरदीमन, वह अब एक लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं था, उसे मेजर के पद पर पदावंत कर दिया गया था और उसका पद एक रसद अधिकारी का था।
पसीने से भीगे शरीर के साथ काम खत्म करने के बाद जब वह बैरक में लौटा तो युवा महिला बटालियन कमांडर ने उसे बुलाया। मेजर हरदीमन, अगले हफ्ते की ईंधन आपूर्ति योजना की रिपोर्ट कैसी है? सावधान, मैंने इसे कल रात पूरा कर लिया था और इसे कमांडर के डेस्क पर रख दिया था। उसका जवाब सपाट था, लेकिन उसमें अब पहले की तरह विद्रोह या गुस्से की भावना नहीं थी। पिछले 1 साल से वह हर दिन आत्म अस्वीकृति में जी रहा था। उसने उस महिला कमांडर के आदेशों का पालन किया जिसे उसने कम आंका था, और उन सैनिकों की तरह ही पसीना बहाया जिन्हें वह निम्न मानता था। पहले तो यह बहुत शर्मनाक था। हर रात वह अपने दांत पीसता था और बदला लेने की कसम खाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। यहाँ की महिला बटालियन कमांडर किसी भी पुरुष कमांडर से कहीं बेहतर थी जिससे वह कभी मिला था। उसने प्रत्येक सैनिक का नाम याद रखा, ईमानदारी से उनके दुखों को सांत्वना दी, और संकट के समय वह हमेशा इकाई का नेतृत्व करने वाली सबसे आगे होती थी। सैनिकों ने ईमानदारी से उसका अनुसरण किया। उस पूर्ण विश्वास और सम्मान के रिश्ते में हरदीमन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने अपने पूरे जीवन में जो नेतृत्व की अवधारणा बनाई थी वह कितनी खोखली और स्वार्थी थी। अच्छा काम, मैंने रिपोर्ट की जांच कर ली है, त्रुटिहीन। उस महिला कमांडर की प्रशंसा पर पहली बार हरदीमन ने अपना सिर उठाया और एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। फिर उसने एक धीमी आवाज में जवाब दिया, धन्यवाद कमांडर। उसका पुनर्वास अभी खत्म नहीं हुआ था, शायद इसमें जीवन भर लग जाएगा, लेकिन जो स्पष्ट था वह यह था कि उसके भीतर अहंकार और पूर्वाग्रह के मजबूत किले की दीवारों में छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी थीं। 5 साल बाद समय बीत चुका था। मौसम 5 बार बदल चुका था। दुनिया बहुत बदल गई थी। सेना के गैर कमीशन अधिकारी अकादमी के दीक्षांत समारोह के मंच पर सैकड़ों नियुक्त सार्जेंटों के बीच एक युवक बहुत ही बुलंद आवाज में सैनिक की शपथ ले रहा था। मैं सार्जेंट भीम सतरिया शपथ लेता हूं कि मैं भारत गणराज्य और संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, अपने अधीनस्थों से प्यार करूंगा और किसी भी अन्याय से समझौता नहीं करूंगा, और एक ईमानदार और सम्मानित गैर कमीशन अधिकारी बनूंगा। भीम सतरिया, उसने 5 साल पहले किया अपना वादा निभाया। सेवानिवृत्त होने के बजाय उसने एक करियर सैनिक का रास्ता चुना। वह रास्ता जो उसकी चाची ने अपनाया था वह अधिकारी का नहीं था, बल्कि गैर कमीशन अधिकारी का था, जो सेना की रीढ़ थे, जो सैनिकों के सबसे करीब और उनके साथ सांस लेते थे। उसे उस दिन की घटना से एहसास हुआ कि सच्चा नेतृत्व सबसे निचले स्थान से शुरू होता है। अपनी सेवा के दौरान उसने अपने अनुकरणीय सैन्य जीवन के लिए बार बार पुरस्कार प्राप्त किए और अंततः सर्वश्रेष्ठ के साथ गैर कमीशन अधिकारी स्कूल से स्नातक किया। दीक्षांत समारोह क्षेत्र के एक कोने में ग्लैमरस नहीं बल्कि साफ सुथरे और उत्तम दर्जे के कपड़ों में एक महिला गर्व से मुस्कुराते हुए उस दृश्य को देख रही थी। आलिया किरण। समय के निशान उसके चेहरे पर धुंधले दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी उतनी ही तेज थी। अब उसके पास कोई आधिकारिक पद नहीं था। वह रक्षा अनुसंधान संस्थान से सेवानिवृत्त हो चुकी थी और अब युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए शांति से रह रही थी। समारोह समाप्त होने के बाद भीम, जो अब एक सार्जेंट के रूप में साहसी दिख रहा था, उसकी ओर दौड़ा। मौसी, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? बेशक, दुनिया में सबसे अच्छा। मौसी को तुम पर बहुत गर्व है बेटा। आलिया ने भीम के कंधे पर सोने के बार के प्रतीक को सहलाया। सार्जेंट का प्रतीक जो अभी भी नया और गर्म था। भीम, तुम्हें हमेशा उस प्रतीक के वजन को याद रखना होगा। वह वजन तुम्हें अपने नीचे के लोगों को दबाने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें सहारा देने के लिए दिया गया है। इसे कभी मत भूलना। सावधान। मौसी, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, भीम ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसकी निगाह अब 5 साल पहले के डरे हुए और भ्रमित लड़के की निगाह नहीं थी। यह एक सच्चे सैनिक की निगाह थी, विश्वास और अपनी राह की जिम्मेदारी से भरी। दोनों दीक्षांत समारोह स्थल से निकले और दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ओर चले गए। वहां देश के लिए शहीद हुए नायकों के नाम खुदे हुए थे। आलिया ने उन नामों को एक एक करके सहलाया और एक धीमी आवाज में कहा, वे हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने केवल इस भूमि की रक्षा नहीं की, निश्चित रूप से यहाँ रहने वाले लोगों, उनके परिवारों,
उनके सामान्य लेकिन कीमती रोजमर्रा के जीवन की भी रक्षा की। जब एक सैनिक अपनी वर्दी पहनता है तो यह उन सभी की रक्षा करने का वादा करने के बराबर है। कभी कभी उस वादे को निभाने के लिए हमें अपने से ज्यादा कीमती किसी चीज को दांव पर लगाना पड़ता है। उसने एक पल के लिए रुका और भीम की आंखों में गहराई से देखा। 5 साल पहले, उस दिन जब तुमने मौसी के लिए बटालियन कमांडर के सामने हिम्मत दिखाई, मौसी ने तुम्हारे अंदर एक सच्चा सैनिक देखा। इसलिए नहीं कि तुम मौसी की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि तुम्हारी अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत के कारण। जब तक तुम उस दिल को नहीं खोते, तुम निश्चित रूप से एक महान कमांडर बनोगे। यह उन शब्दों से अधिक गर्व की बात थी जो भीम ने अपने पूरे जीवन में कभी सुनी थी। अनजाने में उसकी आंखें गर्म हो गईं। आसमान बहुत साफ था। युद्ध स्मारक के प्रांगण में बच्चे शांति से खेल रहे थे। उस शांतिपूर्ण दृश्य को एक भतीजे जो अब एक साहसी सैनिक बन गया था और एक चाची जो कभी एक सैनिक थी, ने गर्व से कंधे से कंधा मिलाकर देखा। स्टील बटरफ्लाई आलिया किरण की किंवदंती अब आधिकारिक रिकॉर्ड में खोजना मुश्किल है, लेकिन उसकी सच्ची विरासत रिकॉर्ड में नहीं है। वह विरासत भीम जैसे सैनिकों की नई पीढ़ी के दिलों में जीवित और सांस ले रही है, जो उसकी शिक्षाओं को विरासत में मिली है। यह विश्वास की सच्ची शक्ति विनाश में नहीं बल्कि सृजन में है, और सच्चा दबदबा प्रभुत्व में नहीं बल्कि सेवा में है। वह विश्वास इस सेना और समाज को थोड़ा और मजबूत और गर्मजोशी भरा बनाता रहता है। एक तितली के पंखों की फड़फड़ाहट द्वारा बनाई गई मूक क्रांति एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी के रूप में जारी है।